हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये वाला क्वेश्चन जो है 68 बीपीएससी का है एंड दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर ऑफ बीपीएससी हिस्ट्री। जिनको सिर्फ आंसर देखना है तो प्लीज़ अभी वो स्किप कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारा आंसर पड़ा हुआ है, आप उस पे जाके विजिट करो। बट जिनको समझना है कि मुश्किल पेपर जब आएगा बीपीएससी का तो हाउ विल यू टैकल दोज क्वेश्चन, उस चीज़ के लिए वाला वीडियो है। क्योंकि अभी तक पीवाईक्यू में हम लोग ने सारा कर लिया है, 68 बीपीएससी रह गया एंड ये वाला वीडियो देखना, आपको बहुत 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 कुछ अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि कैसे पेपर को सॉल्व करना है। जैसे मैंने 67 बीपीएससी का मैंने करवाया था, मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू स्टार्ट विद द वन जो आप जिसमें बहुत कॉन्फिडेंट है आपको। जैसे मेरे लिए क्या है, मेरे लिए साइंस है, फिर मैथ्स है, उसके बाद मैं आगे किसी में जाऊँगा। तो वैसे ही आपका भी होगा, आपका मान लो हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है कि ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग है, आप उससे स्टार्ट करो या फिर व्हाट्सोएवर, ये आपके ऊपर है ना? टेलीग्राम ग्रुप पे हम लोग जो सेशन कराते तो उसमें लोगों ने ये पूछा था कि सर कैसे एग्जाम हॉल में कंडीशन होना चाहिए, तो मैं उस चीज़ को एड्रेस कर रहा हूँ। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? अब देखो इसके बाद मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही मुश्किल पेपर था जो क्योंकि पैटर्न पूरा चेंज हुआ था। बट इसमें भी आप कैसे स्मार्ट ट्रिक लगा सकते हो, क्या क्या चीज़ हम लोग सीख सकते हैं, वो सब हम लोग डिसाइवर करने वाले हैं। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको पेपर कैसे देना है सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो मैं देखो ये वाला 68 बीपीएससी पिछली बार सॉल्व किया, जब 70th बीपीएससी था तो मैंने पिछली बार सॉल्व किया था, बट अभी तक मैंने सॉल्व नहीं किया है। इस बार भी आप लोग के साथ ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ, रियल टाइम पेपर सॉल्विंग है। तो हो सकता है, देखो बहुत लाइकेबल प्रोबेबल है, मैं बहुत लोग से छोटा होऊंगा, बहुत लोग के एज का होगा, बहुत लोग से मैं बड़ा होऊंगा। तो मेरा कुछ बेस होगा जो इसमें मैं स्ट्रांग होऊंगा, जिसमें साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, उसमें मैं हो सकता है मैं किसी से स्ट्रांग रहूंगा। लेकिन मुझे पता है मेरा वीक पार्ट हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मुझे डेटा फैक्ट्स कुछ कुछ चीज़ें नहीं याद होता है, मुझे बार बार रटना पड़ता है वो सारी चीज़ें। तो हो सकता है उसमें मेरा गलत होगा, बट मैं सामने आंसर की रख लिया हूँ, जहाँ पे होगा हम लोग आंसर की भी देखते चलेंगे। बट अपना मेन टास्क होगा कि इसको सॉल्व करना है। और एक और चीज़, आप लोग ने वो देखा होगा ग्रुप पे सारे लोग वन पेजर डालते रहते हैं, तो मैं यही आपको समझा रहा हूँ। 150 सवाल है, उसको वन पेजर में कंप्रेस करो। कंप्रेस करोगे फिर एक साथ जब लास्ट दिन एग्जाम होगा उस दिन आप सारा चीज़ पढ़ लोगे। आपका रिवीजन समझ रहे हो कितना फास्ट होगा। कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है और जिसने पूरा पीवाईक्यू रिवाइज किया वो यहाँ पे, डिफरेंस देख रहे हो, क्वांटम लीप उसने ले लिया है, आप उसको नहीं पीछे कर सकते, उनका लेवल अलग पहुंच चुका है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आपको पता है ग्रुप में 5-6 लोग हैं जिन्होंने कल भेजा था वो चीज़। समझ रहे हो? कॉम्पिटिशन उन लोग के साथ है आपका। यू हैव टू वर्क, बस पीडीएफ पीडीएफ करोगे वो चीज़ काम नहीं आने वाला। यू हैव टू मेक एफर्ट, एफर्ट्स करो, पेन रखो, पेपर रखो, स्क्रिबल करो मेरे साथ, वन पेजर बनाओ और देखो अपना 4-5 दिन के बाद आप समझोगे कि आपका लेवल कहाँ पहुँच गया है। चले स्टार्ट करते हैं। द पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज बोन्स विच कैन बी बेंट आर कॉल्ड। हिंदी में भी है, हिंदी भी है, जो हिंदी वाले हो प्लीज अपना स्क्रिप्ट निकाल ले, यहाँ से पहले स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको हिंदी में चाहिए तो। ये देखो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलो सवाल पर आते हैं। सवाल कह रहा है द पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज बोन। बोन जितना हार्ड नहीं है और विच कैन बी बेंट, ये देखो कीवर्ड यहाँ पे आइडेंटिफाई करो, विच कैन बी बेंट। अब मुझे बताओ वर्टिब्रे कहाँ पे होता है? स्पाइनल कॉर्ड में होता है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ उनको जिनका ये ऑप्शन गलत हुआ था एग्जाम में, 68 जिन्होंने दिया था, मुझे बताना कमेंट में कि आपका सही हुआ था कि गलत हुआ था। वर्टिब्रे कह रहा है कि बेंट हो सकता है। आप मुझे बताओ स्पाइनल कॉर्ड आप बेंड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। कार्पल्स कहाँ पे होता है? रिस्ट में होता है। आप क्या कहते हैं, किसी का अगर इंजरी वगैरह होता है रिस्ट में तो कार्पेल वाले होते हैं। अब कार्टिलेज जो होता है वो हमारा ईयर्स में होता है। अब आप ईयर को देखो, अभी में से मैं कर रहा हूँ, मैं फोल्ड कर दे रहा हूँ ना, मैं बेंड कर दे रहा हूँ उसको, फिर मैं स्ट्रेच किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं वो कर ले रहा हूँ। तो कार्टिलेज का क्या फंक्शन होता है? वो बेंड कर सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये बहुत लोगों को आता होगा बट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन बस कर दिया हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर ये है 1 का सी, देख लेता हूँ एक बार। 1 का सी कार्टिलेज, ठीक है। कार्पेल आपको याद आ गया, रिस्ट में हो गया, वर्टिब्रे आपका स्पाइनल कॉर्ड में हो गया। नेक्स्ट सवाल पर आओ। इन लाइकेन, देखो लाइकेन से कितनी दफा सवाल आया है पीवाईक्यू में, समझ रहे हो? सारा सवाल तो पीवाईक्यू से ही आता है। अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, अब इसमें क्या होता है, एल्गे एंड फंगस दोनों क्या रहता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दोनों साथ में रहते हैं, है ना। लाइकेन से हमें क्या याद आना चाहिए? बायो इंडिकेटर्स। लाइकेन से हमें क्या याद आना चाहिए? SO2 NOx का प्रेजेंस बढ़ गया तो लाइकेन विलुप्त हो जाता है। तो आंसर विल बी व्हाट? एल्गे एंड फंगस। क्लियर हो गया? एल्गे एंड फंगस। एक बार देख लो, 2 का ए सही है। चलो नेक्स्ट सवाल पर आओ। फीमेल एनोफिलिस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फीमेल क्यूलेक्स बिकॉज इट सेट्स। फीमेल एनोफिलिस मच्छर होता है, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फीमेल क्यूलेक्स बिकॉज इट सेट्स। देखो यार इतना ध्यान से तो मैंने ऑब्जर्व नहीं किया है मॉस्किटो और फीमेल मॉस्किटो को कैसे बैठते हैं वो ऑब्जर्व नहीं किया। तो मैं एग्जाम कंडीशन में देखो मैं स्किप करूँ, क्योंकि मैं
पढ़ा नहीं हूँ, जहाँ तक मेरे नॉलेज है मैंने पढ़ा है एनोफिलिस से, मैंने पढ़ा है मलेरिया पढ़ा है एनोफिलिस, और क्यूलेक्स से मैंने पढ़ा है फिलारिसिस पढ़ा है, बस ये चीज़ मेरे को पता है। लेकिन मैंने अपने स्टैंडर्ड बुक में, लूसेंट में, एनसीईआरटी मैंने नहीं पढ़ा है, आप शायद पढ़े होगे, मैंने नहीं पढ़ा है, तो मैं इसको अभी स्किप कर दूंगा, मैं बाद में देखूंगा। अगर आपको आंसर देखना है तो आंसर देख लो, इसका है 2 का 3 का बी है, एट एन एंगल विद सबस्ट्रेटम। ठीक है, अब आपका काम है इसको फिगर आउट करना। तो देखो मैंने 3 सवाल बना दिया है, उसमें 2 सही बना दिया हूँ, एक में मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं इसको भी स्किप कर दूँगा। सेकंड लैप में या फिर थर्ड लैप में मैं देखूँगा, अगर मुझसे लगेगा कि हाँ, मैं बना सकता हूँ, फिर मैं करूँगा, वरना स्किप कर दूँगा। चलो नेक्स्ट सवाल पर आए। द मोस्ट इंपोर्टेंट सेल एसोसिएटेड विद द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। अब देखो ये सब सवाल मेरे से गलत नहीं होना चाहिए। इम्यूनिटी, पीवाईक्यू में बथेरे बार सवाल आए, डब्ल्यूबीसी मुझे याद आना चाहिए। है ना, डब्ल्यूबीसी में कौन सा होता है? डब्ल्यूबीसी में होता है लिम्फोसाइट्स होता है ना, डब्ल्यूबीसी को अपन लिम्फोसाइट्स कहते हैं। अब इसमें भी डब्ल्यूबीसी में 60 to 70% जो होता है वो होता है हमारा न्यूट्रोफिल्स होता है, और न्यूट्रोफिल्स ही जो होता है जो आपका बैक्टीरिया आ रहा है या पैथोजन आ रहा है उसको किल करता है। तो आंसर विल बी व्हाट? लिम्फोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी को अपन क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, है ना। और आरबीसी में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, एक्सेप्ट कैमल, कैमल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। बोन मैरो आपको याद आना चाहिए, लिवर और स्प्लीन में उसका इंतकाल होता है। ये सारा चीज़ आपको याद आ जाना चाहिए। और जैसे बहुत जगह आप देखते होंगे हिमाचल प्रदेश वगैरह के लोग मतलब फिट रहते हैं बहुत, या जम्मू कश्मीर जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड वाला एरिया है, तो हाई एल्टीट्यूड एरिया में आपका आरबीसी 30% इंक्रीज हो जाता है। ये फैक्ट मैं बता देता हूँ बस। प्लेटलेट्स आपको याद आना चाहिए। प्लेटलेट्स का, अच्छा मुझे बताओ, प्लेटलेट्स कौन से बीमारी में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं? ठीक है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में काम आता है। ये सारा चीज़ आपको याद आना चाहिए, बोन मैरो आपको याद आना चाहिए। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, है ना, ये ध्यान से पढ़ना, इनकरेक्ट पूछ रहा है अबाउट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन पे आते, मसल कैन ओनली पुश द बोन। मसल का फंक्शन है केवल केवल और केवल पुश करना। भाई आप अगर वर्कआउट करते होगे आपको पता होगा पुश एंड पुल वर्कआउट, है ना, पुश एंड पुल। पुल में जैसे पुलअप्स मार रहे हो, बॉडी को खींच रहे हो, पुश में तो दूर ले जा रहे हो। यहाँ पे कह रहा है मसल वर्किंग पेयर, बिल्कुल सही है, पुश भी करता है पुल भी करता है। मसल बिकम शॉर्टर एंड स्टिफर एंड थिकर व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड। आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो बिल्कुल हो रहा है, जैसे आप बाइसेप्स कर्ल लगाते हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, आप समझ रहे हो, आप एनालाइज करो, आप बाइसेप्स कर्ल मार रहे हो, जो मतलब जिम नहीं जाता है, समझो आप बाइसेप्स को, अपने आर्म्स को आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपका शॉर्ट हो रहा है, स्टिफ हो रहा है मसल्स। अगर आप स्ट्रेच करोगे तो इलोंगेट होगा, जो आप अपन ट्राइसेप्स पुश ऑन मारते हैं तो वो स्ट्रेच कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। मसल कैन ओनली पुश द बोन। ओनली देख के तो मैं आपको एलिमिनेशन वाले वीडियो में बताया था ना इस टाइप के सवाल कैसे आप करते हो। तो यहाँ पे आपने देखा कैन ओनली पुश द बोन, ये तो फिर गलत होगा। इसका काम तो दोनों है ना, ये पेयर में भी काम कर सकता है, इट कैन पुश एंड इट कैन पुल ऑल्सो। सो दिस इज द रॉन्ग आंसर। करेक्ट हो गया। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट सवाल कह रहा है लार्ज नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप्स ऑफ ब्लैक पेंट आर मेड ऑन द सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस थीम याद आ गया, सारा चीज आपको तोते की तरह याद आना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस का। हाइपरमेट्रोपिया है कि मायोपिया बताना मुझे। कन्वेक्स लेंस याद है, कनकेव मिरर याद आना चाहिए। और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू कैच द इमेज ऑफ अ व्हाइट हॉर्स, द इमेज विल बी। सवाल कह रहा है, हिंदी में पढ़ लो। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े के प्रतिम बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। यह प्रतिम किस कैसा होगा? ठीक है, घोड़ा कौन सा है अपना? सफेद रंग का घोड़ा है। ठीक है, अब घोड़ा अब गधा थोड़ी बन जाएगा, ये कैसा दे रहा है? अच्छा जीब्रा दे रहा, तो ये तो भाई कोई एंगल से नहीं होगा ना, घोड़ा अब जीब्रा कैसे बन जाएगा? ठीक है, ठीक है, सफेद रंग का है, श्वेत रंग का घोड़ा है हमारा, तो सफेद रंग कन्वेक्स लेंस जानेंगे तो ब्लैक कैसे हो जाएगा? समझ में? अगर ऐसा रहता तो फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ही खत्म हो जाता। सबको ले आते हैं यहाँ पे कन्वेक्स लेंस के पास, लो व्हाइट डालो, यहाँ से ब्लैक निकलेगा। समझ रहे हो? पूकी स्टेटमेंट है, बहुत लोगों का गलत हुआ होगा, बट समझ रहे हो कैसे एलिमिनेट करके पहुंचोगे? हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस, दो ऑप्शन तो आप आराम से एलिमिनेट कर दिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आए। श्रिलनेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बाई। अब यहाँ से साउंड इंपॉर्टेंट थीम हो गया। मेरा क्या काम है, मेरे नोट्स में जो मैंने वन पेज बताया था, अब यहाँ पे साउंड से रिलेटेड सारा चीज मुझे इसमें आना चाहिए। साउंड से मुझे क्या क्या याद आना चाहिए? साउंड से मुझे याद आना चाहिए क्या? इंटेंसिटी याद आना चाहिए, इंटेंसिटी याद आना चाहिए। इंटेंसिटी मतलब क्या कहते हैं, कितना दूर तक आपका आवाज फैल सकता है, डेसिबल में उसको मेजर करते हैं। साउंड से मुझे एक और चीज याद आना चाहिए, क्वालिटी। क्वालिटी याद आना चाहिए। क्वालिटी हम लोग किससे मेजर करते हैं? फ्रीक्वेंसी से मेजर करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्स होता है। ये सारा मुझे याद आना चाहिए। अच्छा, दो अगर सेम हो गया, एक सेकंड रुक जाओ, इंटेंसिटी डेसिबल से करते हैं, पिच करते हैं इससे, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कंफ्यूज कर गया था। देखो, श्रिलनेस ऑफ अ साउंड जो होता है डिटरमाइन किससे होता है? एक होता है इसमें पिच होता है,
पिच मतलब जितना ज्यादा आपका कंपन होगा उतना ज्यादा आपका पिच होगा, श्रिलनेस आपका आवाज होगा, जितना कम कंपन होगा उतना कम आपका पिच होगा। और आपका वो होता है क्वालिटी, अगर इंटेंसिटी और क्वालिटी दोनों में सेम है तो वी डिफरेंशिएट थ्रू क्वालिटी, और क्वालिटी डिपेंड किस में करता है, फ्रीक्वेंसी में करेगा एंड ओवरटोन में करेगा। ये सारा चीज आपको याद होना चाहिए। अब इसमें सवाल पूछा श्रिलनेस और साउंड इज डिटरमाइंड बाई, श्रिलनेस देखो डिपेंड करता है मेरा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है ना, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ऑप्शन देखो वेलोसिटी पे तो नहीं करेगा, एम्पलीट्यूड पे नहीं करेगा, वेवलेंथ पे इनडायरेक्ट रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी पे करता है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो मेरे को लेकिन रिलेटेड याद है। देखो आंसर देख लेता हूँ इसका 7 का, और इसने उल्टा सीधा आंसर भी तो दिया है, ऊपर नीचे दिया है। 7 नंबर, रुक जाओ, 7 7 7 7 7 7 7 का सी दिया है इसने, वेवलेंथ। अच्छा ठीक है, इसने फिर पता है क्या किया है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो हमारा होता है ना वो तो इनवर्स रिलेशनशिप में होता है, इसने इसका आंसर दिया है वेवलेंथ ऑफ साउंड दिया है। श्रिलनेस देखो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, बट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों इंटर रिलेटेड है, इसीलिए इसका आंसर वेवलेंथ दिया। बट दो मैं अगर होता तो मैं शायद नन मारता, अब ऑप्शन नहीं आता है, बट स्टिल मैं आपको बस अपना बता रहा हूँ मेरा अप्रोच क्या रहता। होप सो आपका सही होता हो ये चीज, ठीक है, मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा होता मैं इसमें ई मारता, क्योंकि मेरे को पता है फ्रीक्वेंसी नहीं। और अब इतना दिमाग एग्जाम हॉल में आप नहीं लगा सकते हो, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वहां पे, यहाँ पे तो ठीक है मैं रूम पे बैठ के अपना बता सकता हूँ, लेकिन मैं एकदम ट्रांसपेरेंट होकर बता रहा हूँ कि देखो मैं ई मारता, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया नहीं होता, दिमाग कौन लगाता है कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ रिलेटेड है। ऐसे देखे जाएगा तो मैं वेलोसिटी से भी इसको डाल दूंगा, तो मैं ये बता रहा हूँ आपको। चलो नेक्स्ट सवाल पर आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिजिटल एप्लीकेशन, कौन सा फोटोवोल्टिक डिवाइस है जो हमारे डिजिटल एप्लीकेशन की दुनिया में काम आता है। तो देखो इसमें क्या होता है, फोटोवोल्टिक होता है, जैसे यहाँ से सनलाइट पास करेगा, सनलाइट आएगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर देगा, ठीक है। तो फोटोवोल्टिक का काम क्या है, कुछ भी चीज आ रहा है, सैटेलाइट जो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, सैटेलाइट जो हो गया, लाइट आ रहा है यहाँ, मतलब सनलाइट आ रहा है यहाँ से, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया तो फोटोवोल्टिक हो गया। फोटो डायोड तो अपन उसमें यूज करते हैं ना, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, जो पहले कैसेट वगैरह आता था वो फोटो डायोड पे काम करता था। तो डिजिटल एप्लीकेशन के लिए क्या यूज होता है, फोटोवोल्टिक। 8 का आंसर है, 8 का आंसर है बी, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट पे आते हैं। बॉल बेयरिंग्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन पे सवाल आ गया, आपको याद आना चाहिए स्टैटिक फ्रिक्शन का इनर्शिया बहुत ज्यादा होता है, मतलब उसको हटाना। स्टैटिक फ्रिक्शन समझ लो ऐसा इंसान जो एकदम लेटा हुआ है, ठंड के दिन है, आप 3 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है आपके घर पे या फिर जहाँ पे भी आप रहते हो, और वहां से आपको बोलेगा कि रात को जाओ यार दवाई से कुछ लेकर आओ केमिस्ट की शॉप से कुछ लेकर आओ, तो आपकी मौत आएगी कि भाई कैसे जाऊंगा अभी, 3 डिग्री चल रहा है। तो दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, आप इनर्शिया आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। इसको हटाने के लिए, रोलिंग फ्रिक्शन में लाने के लिए बॉल बेरिंग्स यूज करते हैं। आपको याद होना चाहिए स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, फिर रोलिंग फ्रिक्शन आता है। रोलिंग फ्रिक्शन का ये होता है, ऐसा ऑर्डर में चलता है। तो बॉल बेरिंग से क्या कन्वर्ट करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन टू रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और लोग कहते थे कि सर पीवाईक्यू करने से समय ज्यादा जा रहा है नोट्स बनाने से। अब मुझे बताओ 9 क्वेश्चन हमने कर लिया, कितना सारा चीज हम लोग ने डिसाइफर कर लिया है। हम लोग ने यहाँ पे डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट सारा हम लोग ने पढ़ लिया, हम लोग ने यहाँ पे मसल कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया, हमने यहाँ पे लाइट्स वाला पढ़ लिया, यहाँ पे साउंड पर रिवाइज हो गया, यहाँ पे कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ लिया। ये समझ में आ रहा है कितना ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है। अगर बस पढ़ने जाओगे तो समय लगेगा, इसीलिए मैं कहता हूँ पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से पढ़ो, ऐसे एनालाइज करना होता है पीवाईक्यू को। समझ में आ गया। 9 का आंसर देख लेते हैं। 9 का आंसर है आपका 9 का ए है, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। चलो 10 पे आओ। चलो हिंदी वाले देख लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ले लिया आपने, चलो 10 नंबर पे आओ। चलो ये सवाल कह रहा है, अ गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल pulls his hand backwards after holding the ball shot at the goal. This enables the goalkeeper to what? हिंदी में पढ़ लो। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल की को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे और खींचता है। ये आप भी देखते हो, रिफ्लेक्स एक्शन हमारा हो चुका है। कोई बॉल तेज में आ रहा है, अब जैसे क्रिकेट भी देखते होगे, तो धोनी को छोड़ दो, धोनी आगे से स्टंप कर देते हैं, बट जो नॉर्मल प्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं, अपना हाथ को पीछे ले जाते हैं। वो पीछे क्यों ले जाते हैं, क्योंकि टाइम कम हो जाएगा तो फोर्स कम लगेगा। जैसे आपको याद होगा ये वाला फॉर्मूला, F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। एंड व्हाट इज डेल्टा पी? डेल्टा पी इज नथिंग बट मोमेंटम। अब जिसने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा होगा उनको ये वाला चीज ही पता होगा फॉर्मूला, F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इसका मतलब क्या है, मैं जितना ज्यादा टाइम अगर लूंगा मेरे पे फोर्स कम पड़ेगा, इनवर्स रिलेशन है ना। अब मैं समझो, ऐसा समझो, यहाँ पे मेरा बॉल है और मैं यहाँ पे बॉल पकड़ रहा हूँ, बॉल एकदम तेज से आ रहा है, यहाँ पे मुझे ज्यादा तेज लगेगा, फोर्स लगेगा, और यहाँ पे मेरा फोर्स कम हो जाएगा क्योंकि मैंने टाइम घटा दिया ना। यहाँ पे मान लो कुछ भी डेल्टा टी सेकंड टाइम लग रहा है, तो ये तो मैंने घटा दिया ना, ये डेल्टा टी सेकंड, इसलिए यहाँ पे मेरा फोर्स कम लगेगा। अब समझ में आ गया क्यों आप
जब बॉल पकड़ते हो या फिर फुटबॉलर जो बॉल पकड़ता है, जब पेनल्टी किक होता है तो वो पीछे रख लेता है, क्योंकि ही हैज टू डिक्रीज द टाइम, एंड विद डिक्रीजिंग द टाइम फोर्स डिक्रीजेस। कॉन्सेप्ट क्लियर? वेरी गुड। डिक्रीजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। 10 नंबर का आंसर है ए, वेरी गुड। नेक्स्ट पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये कल वाले सेशन जिसने लगाया होगा आराम से आंसर आएगा। मैं बोल तो रहा हूँ, मैं आप 13 सितंबर को एग्जाम खत्म होगा, 15 या 16 सितंबर को मैं एक डालूंगा कितना हम लोग ने फ्री वाला कराया था उसमें से कितना सवाल आया, एंड यू विल बी शॉक्ड। 100 प्लस सवाल अपने में से आने वाला है, क्योंकि सारा पीवाईक्यू करवा दिया, सारी चीज करवा दिया हूँ। उसको अच्छे से पढ़ जाओ, सिलेक्शन आराम से लो, फिर मेंस में हम लोग अच्छे से करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू व्हाट। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जो हमारा घूमने में मदद करता है। अरे वो दुर्गा पूजा में वो मेला नहीं होता है जिसमें गाड़ी चलता है, बिजली झूला, ह्यूमन काइंड वाला गाना में भी नहीं होता है वो, बिजली झूला में गाना बजाते हैं, बिजली झूला ही बोलते हैं ना, जो समझ रहे हो, RX 100 जो घे 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 से घुमाते रहते हैं, और वो मारुति 800 भी घूमते रहते हैं और हाथ से एक दूसरे को पकड़ते हैं, बिजली झूला, उसमें भी वही होता है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स। और बाहर अगर जो लग रहा है एक्ट हो रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल हो गया। सेंट्रीफ्यूगल कब होता है? जब मट्ठा आप निकालते हो। सवाल है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू व्हाट, कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ। 12 का बी सही है, सिंपल ही सा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व्स काइनेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स किस में इन्वॉल्व होता है? घर्षण। घर्षण कब होता है? जब अब मान लो एक मान लो मैचस्टिक है, मैचस्टिक को आप रब करोगे, हीट एनर्जी निकलेगा। क्या मतलब? काइनेटिक एनर्जी आप क्या कर रहे हो? वेलोसिटी दे रहे हो, है ना, काइनेटिक एनर्जी आप रब कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो, उससे क्या हीट जनरेट हो गया, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण हो रहा है ना, आप उसमें घस रहे हो। अब मुझे बताओ, जो मैचस्टिक का लीड होता है, मैचस्टिक का जो हेड होता है, उसमें रेड फॉस्फोरस होता है या व्हाइट फॉस्फोरस होता है? यू हैव टू आंसर दैट इन कमेंट सेक्शन। 13 का आंसर देख लो। 13 का आंसर इज ए, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी फ्रिक्शनल फोर्स में। नेक्स्ट सवाल पर आओ। अ बस इज मूविंग along a straight path and takes a sharp turn to the right side suddenly। देखो बहुत लोग को इसमें कंफ्यूजन होता है, आप इमेजिन करो, साइंस पूरा इमेजिनेशन पे चलता है। कह रहा है एक बस है, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, बट एक शार्प टर्न लेता है और वो राइट की तरफ मुड़ जाता है, तो जो पैसेंजर है किस टाइप मुड़ेगा? आप अपने आप को इमेजिन करो, इस टाइप होता है, आप इस साइड हो जाते हो। समझ में आ रहा है क्यों? देखो, इसमें आपको बताता हूँ, पूरा सिस्टम बता रहा हूँ। समझो, आप एक बस में बैठे हो, ठीक है, आई नो आई सक इन ड्राइंग, बट स्टिल आप देख लो, ठीक है। ये आप हो, बस इस डायरेक्शन में जा रहा है, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। अब मुझे बताओ, अभी इनर्शिया ऑफ मोशन का पूरा खेल चल रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन का खेल चल रहा है। अब लेकिन समझो, जब इसने मुड़ाया इस टाइप, राइट में इसने मुड़ाया, तो जो आपका लेफ्ट, जो आपका पैर है, ये पैर आपका जमीन में सटा सटा हुआ है, ये चाहेगा कि मैं इसी डायरेक्शन में जाऊं, ड्यू टू व्हाट? सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स। बट ये वाला जो आपका अपर पार्ट है, अपर पार्ट जो आपका टॉर्सो पार्ट है, वो चाहेगा इनसे अलग हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। बस इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस होता है वही आपको पुश कर देता है इस साइड में। समझ में आ गया? इनर्शिया के कारण होता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, एक सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल वाला जो है वो कह रहा है कि हम बस के साथ जाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल कह रहा है मतलब उसी के डायरेक्शन में, रिलेटिव, बस के रिलेटिव में वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पिक्चर क्लियर हुआ? आंसर विल बी व्हाट? बेंड, अगर वो राइट है तो ये लेफ्ट की तरफ जाएगा। 14 का है, 14 का सी है, बेंड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। पिक्चर क्लियर हुआ? इमेजिन भी कर सकते हो, अब देखते होगे ना बस, कार में जाते हो तो आप इस साइड, अगर ड्राइवर साहब लेते हैं तो हम लोग इस साइड मुड़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आए। बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा इन अ म्यूजिकल कंसर्ट, अ सितारिस्ट tries to adjust the tension and pluck the string suitably. By doing so, he or she is adjusting. जब सितारिस्ट होते हैं वो थोड़ा सा प्लग करते हैं, क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच करा दे। अब इस कॉन्सेप्ट को बताना मुझे, क्या कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को? 15 का ए सही है। चलो नेक्स्ट सवाल पर आओ। हिंदी वाले पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला 16 से लेके 22 तक का, ठीक है, आपने ले लिया। अब इंग्लिश में आओ। सवाल कह रहा है, अ फॉर्म ऑफ मैटर हैज नो फिक्स शेप। कह रहा है कि ऐसा फॉर्म ऑफ मैटर है जिसका कोई फिक्स शेप नहीं है, बट इट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। कोई शेप नहीं है, कैसा भी है, बट इसका वॉल्यूम है। अब मुझे बताओ, कार्बन स्टील, कार्बन स्टील का आपने तो देखा होगा ना बचपन में, या फिर ट्रक में भी जाता है, रोल रोल टाइप का नहीं होता है गोल। कार्बन स्टील का तो शेप तो है ही ना, तो ये तो काट दो। क्रिप्टन, क्रिप्टन तो गैस हो गया, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। कौन सा ये पीरियोडिक टेबल में किसका नंबर क्या होता है बताना मुझे, ठीक है। बट क्रिप्टन का तो भाई कोई फिक्स शेप ही नहीं है। अच्छा, फॉर्म हैज नो फिक्स शेप, बट इट हैज अ फिक्स वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम तो ऐसा कुछ क्रिप्टन का तो है नहीं ना। केरोसिन का बताओ, आप केरोसिन लेने जाते हो तो क्या बोलते हो? मुझे 200 ml केरोसिन दो, वॉल्यूम बोलते हो ना, फिक्स शेप तो कुछ नहीं होता है। आप कंटेनर में रख दोगे, ऐसे कंटेनर में रखोगे तो केरोस वैसी शेप ले लेगा, गैसलेट। समझ में आ गया? 16 का सी।
16 का आंसर है, 16 का सी है, ठीक है। नेक्स्ट पर आओ, सम मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड्स एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक हमने कितनी दफा पढ़ाया है, 17 का। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सॉरी एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। क्या हो रहा है, ये क्यों क्लिक हो जा रहा है, रुक जाओ। सामने यही होता है ना, सामने रखने से ना गलत क्लिक हो जाता है। 17 का वही एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों से रिएक्ट करता है, एसिड से भी करता है, बेस से भी रिएक्ट करता है, ठीक है। रिएक्शन याद आ रहा है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन वाले वीडियो में मैंने करा रखा है। कल आपने देखा था ना वो कितना सारा सवाल, नहीं कल, हाँ कल ही तो मैंने कराया था, परसों वाले में सेशन में कराया था, कितना सारा सवाल केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से आया था पीवाईक्यू में, सीडीएस का आया था, बीपीएससी का भी आया था। चलो, विच गैस कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग थ्रू इट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट। विच गैस कंट्रीब्यूट्स, सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड करता है, CO2। विच गैस कंट्रीब्यूट्स, अच्छा कंट्रीब्यूट्स कह रहा है, अरे एस कह रहा है, एस। अगर कंट्रीब्यूट कहता, प्राइमरली कहता तो हम कार्बन डाइऑक्साइड मारते, बट इसमें कंट्रीब्यूट्स कह रहा है, कंट्रीब्यूट सारे ही कर सकते हैं, तीनों करेगा तो मोर देन अब। रुको आंसर देख लेता हूँ, 18 का डी, हाँ 18। देखो खेल देख रहे हो, ये एस वाले वर्ड से पूरा आपका आंसर बन जाएगा, ये अगर नहीं होगा तो फिर गलत होगा। ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है। विच गैस कंट्रीब्यूट्स, प्राइमरली देता तो आप मारते CO2, लेकिन कंट्रीब्यूट्स कहते तो सारा है, ये सारा लोग मिलके हमको पास कराना चाहता है। एसिडिक एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स, यार कितनी बार मैंने करा है, एसिड रिएक्ट HCl को रिएक्ट करा दो किसके साथ, Na2CO3 के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या देगा, 2NaCl बाहर निकल गया, 2NaCl, H2O और CO2 लिबरेट हो जाएगा। पुकी से सवाल है ये, 19 का बी, ठीक है। 20 पे आओ, विच एसिड इज कॉल्ड HCOOH, COOH ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कार्बोनिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पाया जाता है, एसिडिक एसिड कहाँ पाया जाता है। कल मैंने ला करा रखा है आपको पूरा, बहुत बड़ा सवाल है, पढ़ो उसको। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है। वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर एंड अदर टू कंटेन्स एन एसिडिक सोल्यूशन एंड अ बेसिक सोल्यूशन रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ देम विल टर्न रेड लिटमस ब्लू। इतना बड़ा सा समा बांधा, लास्ट में ही बस यही पूछना था, तो इतना क्यों वेस्ट किया भाई इसने अपना। रेड लिटमस को ब्लू में कौन करता है, बार से पहले मैंने याद किया, ब्लू लिटमस को रेड करे एसिड, उसका उल्टा बेस होगा भाई साहब। लाइफ का यही है भाई, जितना मुश्किल चीजें लगता है ना, उसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल होता है। इतना बड़ा देखो यार, 4-5 लाइन में सामने से देख के इंटिमिडेट हो जाता है, बट था बस यही, विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड विंटर्स टू ब्लू। नाइस। द ओडर ऑफ एसिडिक एसिड इज ड्यू टू विनेगर, हो गया। टोमेटो बताना किस लिए, केरोसिन का तो अभी अपने सवाल देख ही लिया था, आंसर इज विनेगर। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। हिंदी वाले पहले आप तस्वीर ले ले, ये लीजिए। चले आते हैं इंग्लिश पे आते हैं। Why does dry HCl does not change the color of dry lit Why does dry HCl does not change the color of dry litmus? ड्राई है ना, एक्वस होगा तब ना होगा यार, हाइड्रोनियम ही आयन नहीं निकलेगा, एक्वस होने पे हाइड्रोनियम आयन निकलेगा। HCl gas acts as dehydrating, वाह भाई वाह। Blue litmus becomes dry in the presence of dry, भाई वाह। नो H3 ions are present, बिल्कुल सही है। ड्राई में कैसे होगा, H3 ions प्रेजेंट ही नहीं होगा तो फिर होगा ही नहीं। लिटमस चेंजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H3 प्लस, बिल्कुल सही बात है। लिटमस कभी तभी चेंज होगा जब इसमें H3 प्लस आयंस आएगा। डिटेक्ट द फॉलोइंग, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, सेटिंग ऑफ सीमेंट, बर्निंग ऑफ कोल, ये सब केमिकल चेंज का है कि फिजिकल चेंज का है, बिल्कुल सही है। तो फिजिकल चेंज तो कोई नहीं है। नेक्स्ट सवाल पर आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायमंड एंड ग्राफाइट इज ट्रू। डायमंड एंड ग्राफाइट, कार्बन के दो पुत्र, डायमंड एंड ग्राफाइट, दो भाई दोनों तबाही, दोनों अलग अलग, एक दूसरे से विपरीत है। दे आर द सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, अरे जाओ भाई। दे आर सेम क्रिस्टल, अरे जाओ भाई। दे आर द सेम डिग्री ऑफ हार्डनेस, समझ रहे हो कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हो, आंसर इज नन ऑफ द अबव। अब मजा आ रहा है सॉल्व करने में, ये मुश्किल तो लगता ही होगा 68 का बीपीएससी बहुत लोग का, जिनको प्रॉब्लम होता होगा, समझ रहे हो। द स्टोमाटा ओपन और क्लोज ड्यू टू चेंज इन द टर्गर प्रेशर, किसमें लगता है, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस से क्या ताल्लुक है इसका, प्रोटीन कॉम्बिनेशन, अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल, ठीक है। गार्ड सेल होता है ना, गार्ड सेल जो होता है वही उसका करता है, अगर पानी आ रहा है तो वो स्वेल अप हो जाएगा, मतलब फैल मोटा हो जाएगा, और बाहर निकलेगा तो सिकुड़ जाएगा, ऐसा टाइप का। तो क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर सेल, टर्गर प्रेशर। 26 का आंसर है सी है, वेरी गुड। देखो कॉन्फिडेंस आ रहा है हम लोग को, साइंस में हम लोग का 26 में से एटलीस्ट 22-23 तो सही हो गया होगा। एक सवाल जो मैंने छोड़ा था वो वाला, वो मुझे आता नहीं था, एक और कोई गलत होगा तो होगा, बट स्टिल कॉन्फिडेंस तो आ गया ना। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स रेड एंड ब्लू, रेड एंड ब्लू, सिंपल सवाल है। 27 का ए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच, देखो नॉट वाला देख लेना। पेटियोल जो होता है अटैचेस लीव टू स्टेम, ये 9th एनसीईआरटी में गिवन है, पेटियोल जो होता है अटैच करता है लीव टू स्टेम, सही बात है। थिक हार्ड स्टेम विद ब्रांचिंग नियर बेस ट्री, क्या बोला तूने? ये मीम नहीं है।
ये क्या बोल रहा? थिक हार्ड स्टेम विद ब्रांचिंग नियर, तो श्रब्स होता है ना, श्रब्स होता है ये। वीक स्टेम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट, क्रीपर। सही बात है, क्रीपर ही तो सहायता लेता है ना। आप अपने घर पे अगर ये ऐसा टाइप का देखे होगे तो ये क्रीपर इसमें अटैच आ जाता है, अपना खुद का नहीं होता है, ये सहारा ले लेता है क्रीपर। थिक हार्ड स्टेम विद ब्रांचिंग नियर द बेस, या तो श्रब्स होता है ना, श्रब्स। ट्री थोड़ी होगा। 28 का आंसर है बी है। ठीक है, बाकी सब तो सही था। पेटियोल एनसीईआरटी में गिवन है ये चीज। ये सब सवाल गलत होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, सब गलत मत करना। चलो नेक्स्ट सवाल पर आओ। वाटर रीचेस ग्रेट हाइट इन ट्री बिकॉज ऑफ सक्शन पुल कॉज्ड बाई, इवापोरेशन से तो पानी थोड़ी जाता है, एब्जॉर्प्शन से भी नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन ही बचा। ऑप्शन एलिमिनेट करके ही बन जा रहा है। अच्छा, कैपिलरी एक्शन का मुझे बताओ, यूटिलिटी बताओ, कहाँ पे यूज होता है कैपिलरी एक्शन, है ना? कैपिलरी एक्शन कहाँ पे आप यूज करते हो? सरफेस टेंशन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? कैपिलरी एक्शन मुझे बताना क्या चीज में यूज होता है कैपिलरी एक्शन। 29 का आंसर है सी है। गुड। 30 पर आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टर ऑफ क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? विच मेक्स देम क्वालिफाइड ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन। सेल्फ रेप्लिकेशन क्यों करता है? क्योंकि उसके पास प्रेजेंट होता है दोनों, डीएनए भी प्रेजेंट होता है और आरएनए भी प्रेजेंट होता है। वेरी गुड। डीएनए और आरएनए में कौन सा एक डिफरेंस होता है जो डीएनए में होता है और आरएनए में नहीं होता है? ये बताना कमेंट सेक्शन में। तो देखो, वी हैव डन विद 30 सवाल ऑफ साइंस। समय कितना हो रहा है? 26 मिनट हो रहा है। एग्जाम में भी सेम ठीक है समय, तो मैं एक्सप्लेन किया ना, बट एग्जाम में तो और कम टाइम पे ही हो जाएगा। चलो, मैथ्स मेरा दोनों चीज साथ साथ आ रहा है। ठीक है, थोड़ा स्ट्रेच वगैरह कर लेता हूँ हाथ, अब थोड़ा मैथ्स बनाते हैं। चलो। हाउ मेनी वर्ड्स नो मैटर इफ दे आर मीनिंगलेस कैन बी फॉर्म बाय द लेटेस्ट डायरी? डायरी, कॉलेज डायरीज। डायरी में देखो कोई रिपीटेशन नहीं है, परम्यूटेशन का सिंपल फॉर्मूला लगता है 5p, या तो 5 फैक्टोरियल लिख दो। 5 फैक्टोरियल बोले तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फॉर 20, 20 से 60, 60 से 120। हाँ, आंसर ऑप्शन कहाँ गया? ना तो अभी होगा। एक बार देख लेता हूँ। 31 का किधर गया? 31 का ई है। हाँ ठीक, सिंपल ही है। देखो, अगर इसमें कुछ रिपीट हो जाता है ना, जैसे मान लो रिपीट हो गया एप्पल, एप्पल में रिपीट हो गया डबल पी, तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। अब इसमें कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा है, तो सेम इसमें लिख दो। समझ में आया? चलो नेक्स्ट सवाल पर आओ। सेलेक्ट द मिसिंग नंबर। अब ये जो सवाल देखो पूकी सवाल होता है, सब गलत नहीं होना चाहिए। बीच में देखो, बीच में चाहिए मेरे को। 49 दिख रहा है, 35 दिख रहा है, मतलब 7 का मल्टीपल होना चाहिए। ऑप्शन में देखूंगा 7 का मल्टीपल कहाँ कहाँ है? इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसको काट दो। दो ऑप्शन में खेलना है मुझे। अब देखो कैसे करोगे। 58 और 53 डिफरेंस है 5 का। 44 और 37 में डिफरेंस कितने का है? 7 का डिफरेंस है। 7 का डिफरेंस है। इसको कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई कर दिया फिर। अच्छा, 7 इंटू 5 किया तो 35 आ गया। अच्छा, ये सवाल तो मैंने कराया था एक बार। और 7 इंटू 7 किया तो 49 हो गया। अब यहाँ पे डिफरेंस देख लो। 41 और 52 में कितने का डिफरेंस होता है? 9 का डिफरेंस होता है। नहीं, 41 से 11 का डिफरेंस होता है। और 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 77 हो गया। 32 का आंसर है सी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर आओ। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। सीरीज लिख लो। देखो ये सब मैं बाद में करता हूँ, लॉजिक लग गया तो बढ़िया है, वरना नहीं लगा तो फिर टाइम किलिंग होता है। इसको इसको मैं बोलूंगा बाद में करना। 118, 248। अगर देखा जाए तो मुझे दिख रहा है कि माइनस करने से बन जाए, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखता हूँ। 5, 12, 32, 60 और 32 का कितना? 0, 6, 30, 8, 6, 11, 5, 56, 8, 8, 0, 4, 1, 3, 2 और 1, 130। 130 ही बना। 8, 3, हाँ ठीक है 130। अब क्या इससे लॉजिक लग रहा है? वापस से इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा। 7 हो गया, 18 हो गया, 26 हो गया। कुछ ऐसा लॉजिक तो लग नहीं रहा है। डबल डिफरेंसेस से तो नहीं बन रहा है। 5, 12, 30, 56, 130। 5 के क्लोज में क्या आ सकता है? 5 के क्लोज में आएगा 5 इंटू 2 प्लस 2, 12 होगा। 5 इंटू 2 और 12 इंटू 2 24, 24 प्लस 2 26। नहीं, ये लॉजिक भी काम नहीं कर रहा है। 5, 12, 30, 56। अब स्क्वायर क्यूब देखता हूँ। ये वाला काम नहीं किया ना, इसको रब करता हूँ। ये वाला रब करता हूँ। 5, 12, 30। 5 से 12 पहुंचने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? 5, 12, 5, 12। देखो एग्जाम में इसको बाद में करना अटेम्प्ट। 5, 12, 30, 56, 130। 5 लाना है। 5 को लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? 5 को लाने के लिए मैं 2 इंटू 2 प्लस 1 कर सकता हूँ। 2 इंटू 2 प्लस 1। 12 को लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 क्यूब प्लस 4। इसको मैं क्या कर सकता हूँ? 2 इंटू 2 प्लस 4। अच्छा, इसको मैं अगर करूँगा 3 स्क्वायर, 9 प्लस 3। इसको मैं अगर किया 4 स्क्वायर,
3 का क्यूब कर दिया प्लस 3 2 3 4 3 का स्क्वायर। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 4 का क्यूब कर सकता हूँ, 3 का स्क्वायर 77 27 50 57। क्या हो सकता है इसका लॉजिक, 5 12 27 30 56। लॉजिक इसमें लग नहीं रहा है अपने को। 5 12 30 56 क्या लॉजिक लग रहा है, 2 स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं 2 स्क्वायर प्लस 1 किया, इसमें मैं क्या था 4 और 5 3 स्क्वायर 9 प्लस 3। अगर मैं 3 स्क्वायर प्लस 3 किया 9 प्लस 3, इसको मैं किया 4 स्क्वायर प्लस 16 प्लस 14, कोई सेंस नहीं बन रहा है। 5 स्क्वायर स्क्वायर क्यूब में ही कुछ जाएगा फिर। ये 56 से रिलेटेड क्या आ सकता है पास में, चलो इसको हम लोग बाद में देखेंगे ना, इसको स्किप करते हैं अभी फिलहाल के लिए, लॉजिक काम नहीं कर रहे हैं। 34 पर आओ। इन अ कोड लैंग्वेज इफ फास्टर इज रिटन एज 229213 मंक इज रिटन एज इतना, तो हाउ विल द गाइड बी रिटन। ठीक है, कोड लैंग्वेज है फास्टर, फास्टर को अपन लिखे हैं, फास्टर को लिखे हैं, इतना बड़ा लिखने जाए 2 2 2 9 2 1 2 3 1 9। ठीक है, फास्टर फास्टर का होता है 6 1 19 20 5 18। ठीक है, 6 को 22 लिख दिया है, ए को 2 लिया, मतलब इसको प्लस 2 किया है, 20 को इसने 21 किया है, 18 को 19 किया है, मतलब ऑल्टरनेट में ऐड कर रहे हैं। सेम इसमें भी मंक ओ 15 है, 15 को 16 कर दिया। ठीक है, गाइड में यू यू होता है 21 होता है, 21 को 22 करेगा, ये हटा दो 22 22 अच्छा ये 22 ओह बंद हो गया फिर ये, यही तो फिर आंसर। लॉजिक वैसे है क्या इसका, पूरा देख लेता हूँ। के को के होता है 13, के होता है 11, 11 को इसने ये किया प्लस किया। ठीक है, 18 को 19 किया। ई होता है 5, 5 को इसने 6 किया। अच्छा ये जा रहा है, यू है, डी को 4 को 5 किया। अच्छा सही है, सारा मिल गया, यही आंसर है। समझ में आ गया, ऑल्टरनेट में कुछ नहीं है, इसने पॉजिटिव प्लस 1 कर दिया है बस। ये ध्यान से देखना है सब सवाल। मैथ्स आता है, मैथ्स में दिक्कत नहीं होता है, रीजनिंग में थोड़ा सा वही होता है, लॉजिक अगर आपका भिड़ गया तो फिर सही है, नहीं भिड़ता है तो फिर दिक्कत हो जाता है। रेक्टेंगल हैज एन एरिया ऑफ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड अ पेरीमीटर ऑफ 26 सेंटीमीटर, इट्स साइड्स आर व्हाट। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया कितना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है हमारा एल इंटू बी होता है, और पेरीमीटर कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, एल इंटू बी का वैल्यू गिवन है 30 है, 2 इंटू एल प्लस बी का वैल्यू कितना गिवन है 26 है, काटो तो एल प्लस बी कितना हो गया 13 हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, जो बचपन में पढ़े हो वही चीज इसमें लगाना है। एल बी 30 है, एल बी 30 है, एल प्लस बी है 13 है, एल प्लस बी कितना 13 है। ठीक है, तो उसमें वैल्यू पुट कर लो, बी को क्या लिख सकते हैं 30 बाई एल लिख सकते हैं, बस यहाँ पे पुट करो एल प्लस 30 बाई एल इक्वल टू 13, एल स्क्वायर प्लस 30 इक्वल टू 13 एल, एल स्क्वायर माइनस 13 एल प्लस 30 इक्वल टू 0, 30 और 10, एल स्क्वायर माइनस 10 एल माइनस 3 एल प्लस 30 इक्वल टू 0, एल इक्वल टू एल माइनस 10, मतलब 10 आ रहा है और 3 आ रहा है, 10 और 3। ठीक है, 35 का है आंसर हमारा, ए है। ठीक है, 36 पे आते हैं। अ शॉपकीपर ऑफर्स अ 10% डिस्काउंट ऑन एन आइटम विद मार्क प्राइस 400 इफ ही चार्जेस 10% जीएसटी, देन द फाइनल प्राइस ऑफ द आइटम इज व्हाट। एक शॉपकीपर है, उसने ऑफर किया है 10% डिस्काउंट, एमपी गिवन है 400। अब आप जाते होगे ना शॉपिंग करने जाते हो तो उसमें एमपी लिखा होता है, बट वो बोलते हैं कि सर आप आ गए हो आज गणेश पूजा के अवसर पे, आपको हम 15% का डिस्काउंट दे देते हैं, आप खुश हो जाते हो, बट उनका गिमिक होता है। तो देखो अगर 10% डिस्काउंट दे रहे हैं मतलब 90 में बेच रहे हैं आपको, तो इसका 90 करोगे तो कितना, आपका सेलिंग प्राइस आपका कितना हो गया 360 रुपया हो गया। समझ में आ गया, 400 रुपये का चीज है, आपको 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। 10% डिस्काउंट जिसको नहीं समझ में आया वो ऐसा देखो, 400 माइनस 400 इंटू 10/100, 40 आ गया, 400 माइनस 40 करोगे तो 360 ही आएगा। ठीक है, अब कह रहा है इफ ही चार्जेस 10% जीएसटी, अब इसने औकात दिखा दिया अपने, अब बोलता है नहीं भैया अब 10% जीएसटी भी लगाएंगे आपके साथ, तो अभी आपका 360 बन रहा है, बट अब आपको बोला कि हम उसमें जीएसटी भी लगा देंगे, तो आप कुछ मत करो, जीएसटी भी दो पैसा, 360 प्लस 36 396। पिक्चर क्लियर। मैथ्स देना तो जाके बन भी जाए यार, रीजनिंग यार इसमें अब ईगो पे आ गया यार, क्यों नहीं बन रहा है मुझसे, क्या लॉजिक इसमें क्या है, आप लोग बताना अपने क्या आपने लॉजिक लगाया है, मुझसे नहीं बन रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर, मीनिंगफुल ऑर्डर में क्या जाएगा, राष्ट्रपति से फर्स्ट इंसान होते हैं तो सेकंड ही हो गए, तो हाँ ठीक है यार, वही लॉजिक ही लग रहा है ना, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट स्पीकर पर, हाँ वही है। नेक्स्ट सवाल पर आओ।
रेशमा डोनेट्स 1/4 ऑफ अ प्रॉपर्टी टू अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, डिवाइड्स द रिमेनिंग। अगर 4 था तो उसमें 1/4 उसने चैरिटी को दे दी, बचा कितना? 3/4 बचा। एंड डिवाइड द रिमेनिंग प्रॉपर्टी इक्वली अमॉन्ग 3 चिल्ड्रन। अब ये इसने डिवाइड किया इक्वली, मतलब एक चौथाई, एक चौथाई, एक चौथाई। तो पूछ क्या रहा है? द पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी ईच चाइल्ड रिसीव्स। ले, सिंपल सवाल है। 1/4। 38 का देख लेता हूँ एक बार आंसर। 38 का बी है। सिंपल सवाल था ये तो। Which of the following statement is false? Every square is a rhombus, every square is a rectangle। अरे यार ये मुझसे बनता नहीं, इसका आंसर देख लो बस, ये मुझसे नहीं बनता। 39 का ई दिया, none of the above। इसका एक बार देख लेना, ठीक है? ये मुझसे नहीं बनता है सवाल। 40 पे आओ। In a family of some persons, B says that R is the daughter of my sister A, who is the only daughter of T। रुको, इसको क्या करते हैं ना, हिंदी वाले को पहले ले आते हैं। रुक जाओ, हिंदी वाले को ले आते हैं। हिंदी वाले को ले आएंगे तब ज्यादा अच्छे से बन जाएगा सवाल। ये हिंदी वाला आ जाओ इधर, यहाँ पे आओ भाई तुम। चलो हिंदी पे आते हैं। कह रहा है कि कुछ सदस्यों में एक परिवार में बी कहता है कि आर मेरी बहन की ए की पुत्री है। इन अ फैमिली बी सेज दैट आर इज अ डॉटर ऑफ माय सिस्टर ए। इसको मिटाता हूँ, चलो ध्यान से पढ़ो, ठीक है? इन अ फैमिली ऑफ सम पर्सन बी सेज दैट आर इज अ डॉटर ऑफ माय सिस्टर ए। बी कहता है, बी एक कोई है, जेंडर नहीं पता हम लोग को, ठीक है? बी कहता है आर इज अ डॉटर ऑफ माय सिस्टर ए, मतलब इसकी बहन है ए, उसकी डॉटर है कौन? बी उसकी डॉटर है, ठीक है? बी से आर इज अ डॉटर ऑफ, यहाँ पे सॉरी, आर डॉटर है, ठीक है? आर इज अ डॉटर ऑफ ए एंड ये सिस्टर है, तो मतलब ए का हमने जेंडर डिफाइन कर दिया। हु इज अ डॉटर ऑफ टी, ए हु इज अ डॉटर ऑफ टी, मतलब टी से ऊपर ऊपर कहीं रहेगी, ठीक है? मतलब समझ में आ गया, बी और ए दोनों सिबलिंग्स है। एक्स इज द चाइल्ड ऑफ टी एंड जेड, एक्स इज द चाइल्ड ऑफ टी एंड जेड। एक्स जो है टी और जेड का बच्चा है, टी और जेड मतलब विवाहित कपल होंगे। एक्स बच्चा है मतलब इन दोनों का सिबलिंग्स ही है, यहीं पे कहीं एक्स को हम लाए आते हैं। अब अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि नहीं, यहीं पे हम इसको ले आएंगे, यहाँ पे रख देते हैं, एक्स नीचे ले आते हैं, एक्स यहाँ पे कहीं है, एक्स जेड टी ऑफ जेड का सिबलिंग्स है। हु इज द ग्रैंड मदर, जेड इज द ग्रैंड मदर ऑफ एच। जेड का डेफिनेशन ये मतलब, अच्छा नेगेटिव को मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ना, फीमेल को दे रहा हूँ, और पॉजिटिव जो है मेल का है, तो टी हमारा मेल है, पॉजिटिव है, जेड हमारा फीमेल है, तो मैंने इसको ऐसे डिफाइन कर दिया। अब समझो, के इज द मदर ऑफ एम, के इज द मदर ऑफ एम हु इज द ओनली सिस्टर ऑफ एच। अब एच और के तो नहीं है, एक्स इज अनमैरिड, एक्स अनमैरिड है, एस इज द स्पाउस ऑफ ए। अच्छा, एस इज द स्पाउस ऑफ ए दे दिया, एस इज द स्पाउस ऑफ ए, तो एस पॉजिटिव हो गया, एक्स अगर विवाहित नहीं है। यहाँ पे और क्या कह रहे हैं? के इज द मदर ऑफ एम हु इज द ओनली सिस्टर ऑफ एच। के इज द मदर ऑफ एम, के इज द मदर ऑफ एम, के इज द मदर ऑफ एम। के अगर मदर है तो के को हम इधर ही लाएंगे, मदर इधर आ गया, के इज द मदर ऑफ एम, एम हु इज द ओनली सिस्टर ऑफ एच। अब यहाँ पे कोई एच होगा, ओनली सिस्टर, एम का जेंडर क्लियर हो गया। हाउ इज के रिलेटेड टू एस, के और एस रिलेटेड कैसे है? अच्छा, के अगर एक्स हमारा क्या है, अविवाहित है, तो बी और के शादीशुदा हो जाएंगे। वेरी गुड, बी और के शादीशुदा हो गए। जो हम लोग का जो रचयिता है, जो नरेटर है, वो हमारा बी हो गया। बी पॉजिटिव है, बी मतलब सन हो गया, है ना? और के नेगेटिव है, मतलब उसकी वाइफ हो गई। पिक्चर क्लियर हुआ? थोड़ा मुश्किल है, देखो मैं वापस से समझाता हूँ, शायद मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ। देखो, इन अ फैमिली ऑफ सम पर्सन बी सेज दैट आर इज अ डॉटर ऑफ माय सिस्टर ए। समझो समझो समझो, हिंदी में देखो। बी कहता है, बी को मैंने यहाँ पे बता दिया, बी कहता है कि आर मेरी बहन ए की पुत्री है। मेरी बहन ए हो गई, आर उसकी पुत्री है, आर मैंने दिखा दिया पुत्री है, ठीक है? यहाँ पे पुत्री दिखा दिया। अब कहता है जो टी की इकलौती पुत्र है, ए जो टी की इकलौती पुत्र है, मतलब टी ऊपर कहीं होगी, है ना? समझ में आ गया? ए तो हमारा जेंडर क्लियर हो गया, क्योंकि कह रहा है इकलौती पुत्री है, मतलब शी इज ओनली डॉटर, ठीक है? अब यहाँ पे कह रहा है एक्स टी और जेड का संतान है, एक्स टी और जेड मतलब टी और जेड दोनों साथ में कपल होंगे, और एक्स उसका संतान है, तो एक्स यहाँ पे आप लिख दो। वेरी गुड। अब यहाँ पे कह रहा है एक्स अविवाहित है, एक्स कोई हस्बैंड वाइफ कुछ कुछ अपने को पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है एस और ए जीवन साथी है, तो एस और ए जीवन साथी हो गया, पॉजिटिव मैंने दे दिया, मेल बना दिया उसको। अब यहाँ पे कह रहा है क्या, यहाँ पे देखो, के एम की माँ है, के एम की माँ है, मतलब के कहीं पे यहीं पे रहेगी, और एम यहाँ पे हो गया, के एम की माँ है। समझ में आ गया? और यहाँ पे कह रहा है
एच इकलौती बहन है उसकी, तो एच यहाँ पे डाल दो। अब यहाँ पे हमारा हो गया बी और के दोनों साथ साथ आ गया। तो क्या हो गया, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, सवाल पूछ रहा है के और एस किस प्रकार संबंधित है, के और एस किस प्रकार संबंधित है, मतलब ये हो गया हमारा वाइफ और ब्रदर इन लॉ हो गया ना, मतलब ये हमारा साला का जो वाइफ होती है, साला की जो वाइफ होती है वही होता है ना, हाँ वाइफ और ब्रदर इन लॉ। समझ में आ गया इला, यही इसका डायग्राम बनेगा, ये वाला डायग्राम इसका बनेगा। पिक्चर क्लियर हुआ? थोड़ा मुश्किल सवाल था आई नो, ब्लड रिलेशन देखो ऐसे ही मुश्किल ही होता है, बट इसने ज्यादा ही मुश्किल पूछ दिया, बट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, बहनोई देवर साला की पत्नी तो हुई ना। चलो नेक्स्ट सवाल पर आओ। विथ रेफरेंस टू कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है? डिस्ट्रिक्ट फोरम entertains द कंप्लेंट्स विद द वैल्यू ऑफ गुड, देखो मैंने आपको ट्रिक वाली वीडियो में क्या बताया, जहां पे डेटा आ गया थोड़ा सा कॉशियस हो जाओ। द स्टेट गवर्नमेंट कैन एस्टैब्लिश मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट फोरम इन अ डिस्ट्रिक्ट इफ इट डीम्स फिट, मतलब वो एक डिस्ट्रिक्ट फोरम बना सकता है अगर उसको लगेगा तो ये तो हो ही सकता है। कैन का वर्ड क्या रपू की स्टेटमेंट है, हमने वो एलिमिनेशन वाले वीडियो में देखा था। वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल बी अ वुमन, सिर्फ कह रहा है कि जितना भी हम मेंबर बना रहे हैं उसमें एक हम वुमेन रखेंगे, तो ये तो बहुत ही इंक्लूसिव स्टेटमेंट है ना। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे, किसी चीज में बनाओगे, तो दैट इज थिंग दैट आपको वुमेन को रखना ही पड़ेगा, तो ये तो पुकी है। और यहाँ पे जहाँ पे आपको डेटा दिखे आप यहाँ पे काट सकते हो, तो 41 का ए, मैं एग्जाम हॉल में यही करता। ऑप्शन देख लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। 41 का अरे यार एक तो है बहुत ही हैपहजार्ड वे में अरेंज करते हैं। 41 का है, 41 का 41 का ई दिया है इसने। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई। ओह नन ऑफ द अबव। अपन ने क्या मारा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अच्छा तो फिर मेरा गलत होता, ई आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पर आओ, 42 पे आओ। एट व्हाट लेवल डज अ पंचायत समिति ऑपरेट एट अ पंचायती लेवल, कौन सा लेवल पे पंचायती समिति, ब्लॉक लेवल बॉडी, ये सब गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो ये सवाल बहुत लोगों का गलत भी हुआ होगा, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपन स्टैंडर्ड बुक में तो पढ़े नहीं है सारी चीजें, तो ये सब गलत होने के लिए बना है, बट ये सब हम लोग ने पढ़ा है लक्ष्मीकांत में, तो गलत नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टैब्लिश एज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, सीडीपी आपको याद आना चाहिए, आप 1952 में पढ़े होगे। तीन टाइप का फेज था, नेशनल एक्सटेंसिव सर्विस था, और क्या क्या था इसमें, नेशनल एक्सटेंसिव सर्विस था, फिर एक और ये था, क्या तो यार उसका नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। इंटेंसिव सीडीपी था, इंटेंसिव सीडीपी था, सेकंड प्लान था इसका। और तीसरा था पोस्ट इंटेंसिव था सीडीपी, ठीक है, तीन टो था। इसमें क्या पूछा, फर्स्ट प्रोग्राम था नेशनल एक्सटेंसिव सर्विस, 1953 में आया था, ठीक है, 2 अक्टूबर 1953 को आया था, 2 अक्टूबर 1953 को आया था, ठीक है। हाँ ठीक है, 43 हो गया, 44 पे आओ। द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन से लिया गया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वो अपन कहाँ से लिए, यूएसए से लिया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गलत मत करना। 44 का आंसर है, 44 का आंसर है बी है, सही है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ मेकिंग अप, ये तो कितनी बार पढ़ाया हूँ, ये सब गलत नहीं होना चाहिए। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड स्टेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, पार्लियामेंट में कौन किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल पार्लियामेंट को होते हैं, तो इसमें किसमें किसको रिस्पॉन्सिबल होंगे वो, वेरी गुड है, लेजिस्लेटिव असेंबली। इन द पोस्ट 73rd अमेंडमेंट एरा देयर हैज टू बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ व्हाट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ होगा डिसीजन मेकिंग पावर, सही बात है, सिस्टम एज अ होल का डिसेंट्रलाइजेशन होगा, बिल्कुल सही है। जुडिशियल पावर क्यों डिसेंट्रल, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर डिसेंट्रलाइज होगा। 73rd अमेंडमेंट में पंचायती राज में जुडिशियल पावर का क्या रोल हो, 3 तो काट दो, 3 काटोगे तो 1 to 4 टू, अच्छा सही तो है, 1 to 4 आंसर है। 47 का देख लो, 47 का है सी है, वेरी गुड, सही है। देखो ये वीडियो जिसने पूरा देख लिया ना, आई गारंटी यू 15 से 20 नंबर यहाँ पे बना लेगा, क्योंकि बहुत सारा अप्रोच है वो सीखेगा, कैसे मुश्किल पेपर को कैसे सॉल्व करना है। द रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा इंक्लूड्स, द रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा इंक्लूड्स, नॉमिनेट करते, नॉमिनेट से आपको याद आना चाहिए, 4 मेंबर जो नॉमिनेट हुए, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ठीक है। राष्ट्रपति के पास पावर है ना, किनको उन्होंने 4 लोगों को नॉमिनेट किया था, मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, बस ये अच्छा अच्छा, ये डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं होता, मेंबर्स इनडायरेक्ट, ये देखो 2 है भाई, यहाँ पे देखो मैं फंस गया ना, मैं सिंपल ए मार के आता, बट यहाँ पे तो 2 ऑप्शन वाला चीज है, तो मोर देन अबव होगा इसका आंसर, ठीक है। 48 का डी, ध्यान से करना, बट अब तो ऑप्शन हट गया है तो दिक्कत की बात नहीं है, बट स्टिल बी कॉशियस। सुप्रीम कोर्ट से अब सारा चीज याद आ रहा है, ओजी अपने याद आना चाहिए 131, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 129, अब तो मुझे याद हो गया, मैंने उसमें गलती किया था, एपिलेट जुरिडिक्शन में गलती किया था, 132 133 134,
कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, सिविल, क्रिमिनल, सारा चीज याद हो रहा है। 141 याद होना चाहिए, 142 याद होना चाहिए, 143, ये सारा तोते की तरह याद होना चाहिए। कंसर्न भी सुप्रीम कोर्ट सारा ही है ना, कॉलेजियम सिस्टम है, अपीलेट है, ओरिजिनल है, सारा है, मोर देन अबव। 49 का आंसर है, 49 का डी है, वेरी गुड। 50 पर आओ। द मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी हाउ मेनी इयर्स, कितना साल का होना चाहिए जो कंटेस्ट कर रहा है, 21 साल का होना चाहिए सब। नेक्स्ट सवाल पर, एट व्हाट परसेंटेज हैज बिहार रजिस्टर्ड द लोएस्ट फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। पता नहीं यार, डेटा है यार, वो उस वक्त का डेटा होगा, तो अभी तो उसका काम नहीं है, बट आंसर आप देख लो फिर भी। 51 का आंसर है, 51 का आंसर इसने बी दिया है, ठीक है, ये बी है। 4% इन रूरल एंड 6% इन अर्बन एरियाज, ठीक है। अभी देख लेना लेटेस्ट डेटा क्या है। द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टैक्स इंडस्ट्रीज इज इन विच डिस्ट्रिक्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ टैक्स इंडस्ट्रीज इन विच डिस्ट्रिक्ट, किशनगंगा, किशनगंज, दरभंगा, दरभंगा एंड पूर्णिया। कौन सा टैक्स इंडस्ट्री में आता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टैक्स इंडस्ट्रीज इज इन विच डिस्ट्रिक्ट, मैक्सिमम नंबर टैक्स इंडस्ट्री। पटना उतना होता तो मार भी देते। किशनगंज, दरभंगा, दरभंगा ही होगा फिर इसमें। किशनगंज पूर्णिया में कहाँ ही कुछ है। 52 का आंसर है, डिलीटेड है वो, डिलीटेड है, छोड़ दो इसको, स्किप करो। 53 पर आओ। अकॉर्डिंग टू यूएन एनएफएस डेटा, एनएफएस डेटा 5 का भी डेटा पूरा याद करना, ठीक है। इट हैज इंक्रीज फ्रॉम व्हाट, ये डेटा है, डेटा याद कर लो। आंसर इसका है बी है, 1062 से 1062 से हो गया 1090, ठीक है, मुझे भी नहीं पता था, बट याद करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू जीएसडीपी, इस बार का कमेंट सेक्शन में बताना, इस बार का क्या है, ये रेट ऑफ ग्रोथ परसेंटेज कितना है बिहार का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर बिहार इकोनॉमी, कौन सा करेक्ट है। दिस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी स्टैग्नेंट फ्रॉम अबव, द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी स्टैग्नेंट फ्रॉम अबव, क्या कह रहे हैं, कहने का तात्पर्य क्या है कवि का। अर्थव्यवस्था की व्यवसायिक ढांचा ऊपर से अच्छा, व्यवसायिक ढांचा, सर्विसेज सेक्टर इज स्टैग्नेंट फ्रॉम अबव, बिल्कुल सही यार, यहाँ पे एफडीआई आता ही नहीं है ना, प्राइमरी सेक्टर ही जाता है। द ग्रोथ रेट इज वन ऑफ द लोएस्ट इन, नहीं यार ये तो अच्छा है अपना बिहार का कि इंप्रूव हो रहा है, इतना लोएस्ट नहीं, इतना इतना ज्यादा डिग्रेड मत करो यार, ये काट दो। बिहार प्रोड्यूसर्स मोस्टली प्राइमरी गुड, सही बात है, तो मोर देन अबव ही होगा। 55 का आंसर है डी है, सही है। विच आर द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ एसईजेड, जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, पुकी स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, प्रमोशन ऑफ एक्सपर्ट्स ऑफ गुड्स एंड, बिल्कुल सही है। एसईजेड लाया किस लिए गया है भाई, रोजगार दो, एक्सपोर्ट कर सको, इसलिए लाया गया है। कोई भी स्कीम्स है, जैसे मैंने एलिमिनेशन वाले वीडियो में बताया था, कोई भी स्कीम्स हो रहा है, आयोग चाहता है कि उसका मैं बढ़ा चढ़ा के बताऊं, कभी उसको डिग्रेड थोड़ी करेगा, इंप्लॉयमेंट जनरेट करेगा, सारा सही है। 1 2 3। 56 का आंसर है, अरे यार फिर इसने 56 का बी दिया है, अच्छा सही तो है, 1 2 3। 57 पर आओ। व्हाट इज अ पॉलिसी मेजर अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंप्रूव द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, मार्केटिंग को इंप्रूव करने के लिए पीडीएस भी कर सकता है, एमएसपी भी कर सकता है, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, सारे कर सकते हैं, ये सब तो जनरली सही होना चाहिए सारा। किसी एक भी ऑब्जेक्शन आ गया तो फिर आयोग को फिर चेंज करना पड़ेगा ना, तो ये सब सवाल देखो मोस्टली आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड एनएक्टमेंट ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002, विजय केलकर से तो मेरे को पीपीपी वाला मॉडल याद आता है। रंगराजन कमेटी आरआरबी वाले से रिलेटेड होता है, वो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एस बचे यही एसवीएस राघवन, पता नहीं था बट यही होना चाहिए। 58 का देख लेता हूँ, 58 का सी है, ठीक है, 58 का सी है, मतलब ठीक है ना, अपना सही जा रहा है, ज्यादा गलत नहीं हुआ है, 4 5 ही गलत मेरे को लग रहा है, 58 60 में गलत हुआ है। एक मैथ्स का सवाल जो छूटा है, मैथ्स नहीं रीजनिंग का सवाल छूटा है, वो थोड़ा सा मेरे को खलल बना रहा है मेरे पे, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, ईगो पे नहीं लेना, यही तो खेल है जीवन का, ईगो पे कुछ चीज नहीं लेना है। ग्रे रेवोल्यूशन, फर्टिलाइजर, और मुझे क्या सिल्वर इकोनॉमी आ जाता है, उन लोग के लिए होता है ना, वृद्ध वृद्ध लोग के लिए होता है। रेड रेवोल्यूशन तो टोमेटो एंड मीट के लिए हो गया यार, ये तो सिंपल सवाल है। पिंक पिंक रेवोल्यूशन ओनियन के लिए हो गया, तो आप अरेंज कर लोगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान वाज फोकस ऑन एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखो एचआरडी, आप मुझे बताओ प्री 1991 क्या ह्यूमन रिसोर्स पे इतना डेवलपमेंट था, जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, व्यवसायीकरण हुआ, जब सारी चीजें सब पास आने लगा, उसके बाद ही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद सोशल कैपिटल के बारे में बात किया गया, बोला गया कि कैसे ऑप्टिमाइज करना है हमारा जो सोशल कैपिटल है ह्यूमन को, कैसे ये करना है, उसके बाद ही आया गया 8 5 ईयर प्लान के बाद ही आया था ना हमारा 1992 वाला रिफॉर्म, 1991 रिफॉर्म। तो इसमें देखो सारा नहीं है, तो बस आंसर होगा 8 5 ईयर प्लान। 60 का देख लेता हूँ, 60 का ई है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया रिसीव द, 2022 से सवाल है, इस बार का मुझे कमेंट में बताना 2025 में या 24 में कौन सा है स्टेट जिसमें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया एफडीआई, ये कमेंट सेक्शन में आप बताना एक सेट का। और आपको थीम पता चल रहा है, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है। नेक्स्ट सवाल पर आओ यार, 62 सवाल
कितना मिनट हो गया? 50 मिनट हो गया, बट ठीक है, साइंस और मैथ्स अपने ज़्यादा अच्छे से पढ़ा है। चलो नेक्स्ट सवाल पर आओ। 62 वाला सवाल क्या कहता है? इन विच बजट डिड द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस अ लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम? कौन सा बजट में फाइनेंस मिनिस्टर है इन्होंने अनाउंस किया था लिबरलाइज्ड एक्सचेंज सिस्टम? जैसे देखो, एलपीजी रिफॉर्म 1991 में आया था, उसके बाद ही बजट पेश होगा। तो ये तो नहीं होगा जैसे आप आ गया वैसे ही आप कैसे उसमें ये कर सकते हो, उसके बाद ही करोगे। तो ये हट गया। अब ए और सी में खेलना है, 93-94। अब इसमें देखो कि आप दो ऑप्शन में सब खेलोगे 50-50%, बट आई विल से आप अटेम्प्ट करना है इसमें। आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, इसका आंसर है 62 का सी। ठीक है, देखो बी हट गया ना, दो ऑप्शन तो बच ही गया, 50-50 में खेल सकते हो आप। चलो नेक्स्ट सवाल पर आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग वे द गोल्स ऑफ 5 प्लान? ये तो मैंने कराया था एलिमिनेशन वाली वीडियो में, लिटरेचर का कोई क्या ताल्लुक है? 5 प्लान लिटरेचर क्यों ही दे सकते हैं? ठीक है, तो 4 काटोगे, 4 किसी में नहीं है, पूरा काटो, आंसर हमारा ई आ गया। विच ऑर्गेनाइजेशन कैरीज, देखो किसी कारणवश 91 कट ऑफ गया था, जहाँ 108 111 कट ऑफ ज्यादा था, 91 गया था, कोई कारण से गया था। समझ में आ गया? पेपर स्टैंडर्ड पेपर है, तो इस टाइप का पेपर आएगा तो आप तैयार है ना। विच ऑर्गेनाइजेशन कैरीज आउट अ सर्वे फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? एनएसएसओ है। पहले इसका नाम क्या था बताना। द ट्रेड बैलेंस ऑफ इंडिया फॉर दिसंबर, यूएसए के साथ है ना, ट्रेड बैलेंस ऑफ इंडिया। अच्छा, ये अभी का डेटा देख लेना, यूएसए के साथ भी अपन ट्रेड बैलेंस ये ही है, क्या कहते हैं, सरप्लस में, इसी कारण से टैरिफ तो लगा रहा है वो मागा। नेक्स्ट सवाल पर आओ। ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्या, अब हिस्ट्री आगे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, लेट हो रहा है। ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह इन बिहार, इन एडिशन टू मेकिंग सॉल्ट, द पीपल चोज टू अपोज द गवर्नमेंट और अपोजिंग विच? चौकीदारी टैक्स था ना। मलबा हाथी डेवलपमेंट, मलबा हाथी क्या होता है? मलबा हाथी विकास, ना ना, ये सब कुछ नहीं है, वो था ना चौकीदारी टैक्स था। 66 का आंसर है, कहाँ गया ऑप्शन? अरे यार, एक तो ये इसका 66 का ई, यहाँ ठीक है। 67 में आओ। इन द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर्म्ड बाई श्री कृष्ण सिंह रिजाइंड इन February 1938 फॉर विच रीजन? श्री कृष्ण सिंह रिजाइन किस चीज के लिए किए थे, कौन सा कारण था? रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर, ये तो आपने पढ़ा होगा, सर ने आपको कराया है ये वीडियो, बिहार मॉडर्न हिस्ट्री में सब चीजें। हु सेव्ड द लाइफ ऑफ, अब ये गलत तो आप कभी नहीं करोगे। हु लेड द कल्टिवेटर्स इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? कौन थे जिन्होंने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था, राजकुमार शुक्ला तो नहीं थे, श्री कृष्ण सिंह नहीं थे। स्वराज दल का गठन क्या कहते हैं, स्वराज दल बिहार में करने वाले श्री कृष्ण सिंह थे। स्वदेशी एंड बॉयकॉट वेर अडॉप्टेड, तो सिंपल सवाल है, स्वदेशी के टाइम उसमें क्या कहते हैं हमारा 1905 के टाइम पे हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल। 70 का सी देख लेता हूँ, 70 का सी, ठीक है। थोड़ा सा हिस्ट्री में मेरे को कॉन्फिडेंस की कमी हो जाता है, पता नहीं क्यों। गोखले 1905 है, दादा भाई 1906 है। ये वही हमने तो फाउंड किया था 1906 में, कह रहा है कौन सा? 71 का सी, हाँ ठीक है, 71 का सी है। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अ पैरेलल गवर्नमेंट मूवमेंट लॉन्च इन द इंडियन स्टेट्स, इन द स्टेट रूल्ड बाय इंडियन रूलर सच एज कश्मीर, निजाम, हैदराबाद, ट्रावनकोर। नहीं पता भाई, इसका कोई आइडिया नहीं है, आंसर देख लो आप, 72 का है, सी है, प्रजामंडल, स्टेट पीपल स्वराज मूवमेंट, स्टेट पीपल मूवमेंट, पता नहीं यार इसका। ये एक सवाल हिस्ट्री का जो मैं स्किप करता, दिस वन वाज अ सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज नॉट करेक्ट? कौन सा है? महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड इन द ईयर 1900, गांधी जी विथड्रॉ फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट, ये तो सही लग रहा है, गांधी जी के फर्स्ट, ये भी सही लग रहा है मेरे को। अब इसमें कह रहा है कि गांधी जी अरेस्ट हुए थे 1921 में, डेटा आ गया मुझे, इसमें थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाएगा तो मैं यही मारूंगा, 73 का ए सही है। ठीक है, 74 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ जर्नल ब्रॉट आउट बाय अबुल कलाम आजाद? अबुल कलाम आजाद ने कौन सा जर्नल पब्लिश किया था? कॉमरेड अल हिलाल, ये तो घटना चक्र का सवाल, ये सब गलत नहीं होना चाहिए। हाउ डिड द हिस्ट्री ऑफ हाउ डिड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी? हाउ डिड अस, ठीक है, बाय अर्जिंग पीपल टू स्ट्रगल एंड चेंज द मिजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ, वो की स्टेटमेंट है। बाय री इंटरप्रेटिंग हिस्ट्री एंड रिफ्यूटिंग, मतलब सवाल देखो क्या कर, हिंदी में पढ़ लो। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना कैसे, आप कोई भी चीज में नेशनलिज्म का भावना कैसे जगाओगे? तो इसने इन्होंने बोला, पहला ऑप्शन दिया है कि हम अर्जिंग पीपल टू स्ट्रगल एंड चेंज द मिजरेबल कंडीशन, जो ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे साथ जितना भी गलत व्यवहार किया है, तो हम उसके ऊपर आवाज उठाएंगे, तो ये तो की स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, इसको मैं करेक्ट मान रहा हूँ। दूसरा कह रहा है बाय री इंटरप्रेटिंग हिस्ट्री एंड रिफ्यूटिंग द ब्रिटिश पोर्ट्रेल ऑफ इंडियन एज बैकवर्ड, बिल्कुल सही बात है। देखो इंडियंस को इन लोग ने बोला था कि यार वो बहुत प्रिमिटिव है, उनका अभी भी थिंकिंग वैसी है, ये सारा चीज है, तो ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। आप मतलब बाल गंगाधर तिलक ने ऐसे ही बोला था ना कि कैसे हम लोग को ये करना है, नेशनलिज्म का भावना।
बाय रिफ्यूटिंग अबाउट इंडियाज ग्लोरियस पास्ट। बस यही तो बाल गंगाधर तिलक ने सबने किया था। तभी ना किसी चीज में भी अगर आग लगाना है, आप अरब स्प्रिंग देख लो, किसी में भी देख लो, तो आग तभी लगता है जब आप अपने प्रीवियस पास्ट को बताते हो, कैसे हमारा हम सोने की चिड़िया थे। ये सब बताएंगे तब बताएंगे ना कि कैसे अंग्रेज हुकूमत ने हम लोग पे ऐसा राज किया है। एथियोपिया एरिट्रिया जब एथियोपिया से अलग हुआ था, आपको वो पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या वसारा होना चाहिए, 75 का डी। 75 का डी सही है यार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एनसीएम इन द टाउन्स। ऑप्शन देखो, इस टाइप का देखो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। ओनली द अपर कास्ट एंड द रिच टुक प्लेस। भाई एनसीएम इतना बड़ा मूवमेंट था, अगर बस अपर कास्ट और रिच पार्ट करता तो क्या एनसीएम एनसीएम आज हो इतना हम लोग जानते? हिस्ट्री में भी नहीं पढ़ते उसको, कितना हुआ था अपर कास्ट। बॉम्बे प्लान वगैरह आप कभी पढ़े होते हैं हिस्ट्री में, नहीं पढ़ते हो। तो ये तो काट दो, वन काटोगे, वन काट दो। द काउंसिल ऑफ इलेक्शन वर बॉयकॉटेड इवन बाय जस्टिस पार्टी ऑफ। क्या बॉयकॉट किया था? थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट। अच्छा इनकरेक्ट नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं ना, सॉरी नॉट करेक्ट में तो ये तो आएगा ही, रुक जाओ। नॉट करेक्ट में तो फिर ये आएगा, ये हटा दो फिर। तो 1 2 एंड 1 3 में आएगा। थर्ड, थाउजेंड स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कॉलेज के बाद, बिल्कुल सही यार। जेपी नारायण ने अपना एग्जाम कितना दिन 12 13 दिन पहले उन्होंने छोड़ दिया था। फिर राजेंद्र प्रसाद ने अपना बैरिस्टर गिरी छोड़ दिया था। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने गांधी जी के एक कहने पे सारा चीज छोड़ दिया। 3 तो गलत है, 3 सही है, तो 1 एंड 2 ही होगा। इनकरेक्ट पूछ रहे हैं ना, तो 1 इनकरेक्ट है और सेकंड जस्टिस पार्टी पता नहीं, ये मुझे पता नहीं था, बट इस ऑप्शन के एलिमिनेशन से तो 1 एंड 2 ही हो रहे हैं। 76 का आंसर देख लेता हूँ। 76 का आंसर है ए, विच इज करेक्ट। चलो ये देखो, ये सवाल मुझसे नहीं बनता ऐसे, बट ऑप्शन ऐसा था कि मैं बना दिया। A sannyasi who came to that district after a spell of as an indented labor in Fiji, carrying a book of Tulsidas Ramayan on his back from which he would recite verses to rural audience. The peasant leader was whom? ये मैंने कभी पढ़ा था, मुझे अभी तो पता है आंसर, बट एग्जाम हॉल में मेरे से नहीं बनता ये सवाल, ठीक है। बाबा रामचंद्र, देख लेना। अब तो मैंने पढ़ लिया था कभी पिछले साल, जो है मसल मेमोरी में है वो इंटैक्ट, बट एग्जाम में तो नहीं बनता मुझसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। टीबीएच। हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन संघ। अब देखो इस टाइप के सवाल में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, दो में होता हूँ, एक बी आर अम्बेडकर में होता हूँ, एक एमजी में होता हूँ। तो मैंने जगजीवन राम तो कह देता, बट यहाँ पे ये दोनों में फंसता 50-50। क्या अभी फंसते हो ना इस टाइप में, ऑल इंडिया हरिजन संघ। बी आर अम्बेडकर मारता मैं। आंसर देखता हूँ, 78 का सी दिया है, ठीक है। मेरा गलती मत करना, महात्मा गांधी आंसर है। मैं मारता बी आर अम्बेडकर, तो मेरा गलत हो जाता, आप सही हो जाते। ऑन February 20, 1947, प्राइम मिनिस्टर एटली अनाउंस ब्रिटिश गवर्नमेंट्स डिसीजन टू विथड्रॉ फ्रॉम इंडिया लेटेस्ट बाई। फरवरी 1947 को एटली ने कहा कि अ, जो ब्रिटिश है वो इंडिया से कब तक हो जाएगा। अगस्त 19, जैसे आजाद हो रहा है वैसे तो नहीं होगा, थोड़ा सा समय तो लगना चाहिए। दो ऑप्शन बचेगा, जून 1948, जनवरी 1948। अब दोनों में से आप मार सकते हो जो भी। आंसर देखो है ए इसका। मैं जनवरी मारता, बट इसका आंसर जून है, ठीक है। मतलब एक साल का मोहलत दिया था उन लोगों ने, 11 महीना फॉर प्रिसाइसली। स्वराज दल श्री कृष्णा सिंह, ये सब गलत नहीं होगा मुझसे यार। Who among the following made an offer to Humayun that he would surrender Bihar and pay an annual tribute of 10 lakh dinars if he was allowed to retain Bengal? Sher Shah Shuri. The Vikramshila University was established by Gopal Dharampal Devpal. धर्मपाल है ना इसका, 82 का। यार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज जाता है, हिस्ट्री आता है तो मेरे को पता नहीं, डर से लगता है गलत आप लोग ना बता दो, फिर आप लोग चढ़ जाओगे मुझ पे कि सर कैसे गलत बता रहे हो आप। 82 का बी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार कौन था? सिफ्टन साहब थे हमारे। हु वाज द ऑथर ऑफ महात्मा गांधी डॉक्टर अंदर, किताब मैंने पढ़ा भी है ना, ठीक है। 84 का ये, ठीक है। 85, व्हाट इज द ओल्डेस्ट चर्च इन बिहार। ये तो पादरी की हवेली, तो बहुत मीम भी चला था इस पे। द लेट एक्टर कुदुमलाल गांगुली आल्सो नोन एज अशोक कुमार वाज बोर्न इन विच सिटी। नो आइडिया, आंसर आप देख लो। आंसर है भागलपुर है, ठीक है। 87 पर आओ। ओ भाई कितना समय हो गया, 58 मिनट हो गया। 87, इन एंशियंट टाइम्स द एरिया टू द साउथ ऑफ गंगा वाज कॉल्ड। साउथ ऑफ गंगा, गंगा यहाँ से बह रही, साउथ ऑफ गंगा, तो ये तो वही मगध वाला एरिया होगा। मगध, अनार्थ, तक्षशिल। तक्षशिल तो ऊपर है, चोल तो बहुत नीचे हो गया। दक्षिण दक्षिण गोदावरी कुछ तो होता। अनर्थ क्या होता है? अनर्थ कौन सा जगह हो गया? अनर्थ, पता नहीं, अनर्थ तो मैंने पढ़ा नहीं है यार। कौन सा है ये वर्ड अनर्थ? 87 का क्या होगा फिर? तक्षशिल चोल तो नहीं होगा ना, ना तो वही होना चाहिए। 87 का है। अरे यार फिर इधर फेंक देते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ इन लोग। 87 का ई है, ठीक है। When did the use of iron begin in Indian subcontinent? 3000 BC, एनसीईआरटी में गिवन है ये ना। 9000 गलत, 3000। According to the rock inscription in Sanskrit composed around
2nd century. सुदर्शन लेक एन आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर वाज रिपेयर्ड बाय रुद्रमन. घिसा पिटा लूसेंट और एनसीईआरटी का सवाल, ये सॉरी घटना चक्र का सवाल है. द टेम्पल ऑफ देवघर नियर झांसी एंड द स्कल्पचर्स ऑफ गरबा. देवघर इन झांसी, तुरंत गुप्ता हाट याद आना चाहिए. सब ये सब गलत नहीं करना चाहिए यार. जैसे मुझसे सही हो जा रहा है तो आपसे तो हो ही जाएगा सही. बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576. ठीक है, महाराणा प्रताप एंड अकबर, बिल्कुल सही. नॉट पूछ रहे ना. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर एंड इब्राहिम लोधी. सेकंड बैटल ऑफ टीपू सुल्तान. टीपू सुल्तान कैसे आ सकते हैं इसमें, ये काट दो. ये सही है फिर. 91 का सी. ठीक है, टीपू सुल्तान और मराठा से तो युद्ध भी नहीं लड़े थे टीपू सुल्तान. टीपू सुल्तान का तो अंग्रेजों के साथ था ना. श्रीरंगापट्टनम. एमएमएस से मैंने याद किया, मद्रास, मैंगलोर और श्रीरंगापट्टनम. यही था. 1782 मुझे बताना क्यों इंपॉर्टेंट है. 1782 कौन सा ट्रीटी हुआ था. ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत डेसिग्नेशन मुकद्दम और चौधरी. मुकद्दम और चौधरी विलेज हेडमैन. ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है. 92 का है. 92 का ए. ठीक है. तबाकत अकबरी विच वॉज समटाइम्स कंसिडर्ड मोर रिलायबल देन अबुल फजल अकबरनामा. देखो 3 स्टेटमेंट है. अबुल फजल का अकबरनामा याद कर लेना. गुलबदन बेगम ने क्या लिखा था, हुमायूं नामा लिखा था ना. ठीक है. निजामुद्दीन अहमद अब्दुल हामिद लाहौरी. अब्दुल हामिद लाहौरी ने भी कुछ पाचा नामा करके कुछ लिखा था शायद. एक बार कंफर्म करना ना. पाचा नामा शायद इन्हीं ने लिखा था ना. पाचा नामा लिखा था. तो निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था अबुल फजल. तबाकती अकबरी. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 93 का आंसर है बी. ठीक है. डायरेक्ट सवाल पूछेगा. तबाकत अकबरी किसने लिखा था, निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है. चले नेक्स्ट पे आए. Who among the following famous rulers founded a suburban town of Nagalpuram near Vijayanagar? विजयनगर जहां दिखा कृष्णदेवराय. अरे कृष्णदेवराय हमारे. 94 का जितना जोश में बोल गलत ना होना चाहिए. 94 का ये. ठीक है. 95 पाओ. इन 1940 पटना वुमेन्स कॉलेज वॉज फाउंडेड बाय whom? सोसाइटी ऑफ अपोस्टोलिक कार्मेल. ये तो लिखा भी उसमें होता है ना. सेंटर मेरा शायद इसी के आसपास पढ़ा था मेंस में. Who among the following headed the two boundary commissions to set up delineate the international boundary between India and Pakistan? बच्चे बच्चे से हम लोग पढ़ रहे हैं रैडक्लिफ बॉर्डर. Who introduced the system of महलवाड़ी system? महलवाड़ी system किसने इंट्रोड्यूस किया था, हॉल्ट मैकेंजी. हेस्टिंग से आपको सारा चीज याद आना चाहिए. हेस्टिंग से टाइम पे क्या 1782 भी हुआ. 1775 से 1785 के बीच में था ये. तो एशियरी सोसाइटी ऑफ बंगाल बीसी टाइम बना था. पिट्स इंडिया एक्ट बीसी के टाइम पे आया था. फर्स्ट वाइस रॉय गवर्नर जनरल था जिसको इम्पीचमेंट भी किया गया था. इम्पीचमेंट से मुझे याद आना चाहिए प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल से इम्पीच होता है. कॉर्नवालिस से आपको याद आना चाहिए. हेस्टिंग्स, यही हेस्टिंग्स. और कुछ याद आ रहा है नहीं, यही आ रहा है मुझे याद. चलो 98 आओ. इन 1940 विनोबा भावे started individual सत्याग्रह from where? पावनर, महाराष्ट्र. 98 का 98 का सी है. The Congress took a critical stand over the Montfort reforms in 1918 which led to break up with old moderate remnants. सप्रू जाएगा. Congress took a critical stand over Montfort reform 1918. ठीक है. सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 का है ना, तो ये तो नहीं होगा. स्वराज पार्टी 1922 में बना था. टू बी प्रिसाइज 1922-23 में बना था. इंडियन नेशनल लिबरेशन फाउंडेशन, बस ऑप्शन एलिमिनेशन से बन गया. होना तो ये चाहिए 99 का ए. हाँ ठीक है. द कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? टू एस्टैब्लिश अ नेशनल गवर्नमेंट. ये क्या बात कर रहे हो. टू वर्क आउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर. अब इसने सही बात कही ना. टू वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ जिन्नास डिमांड. भाई इतना तो जिन्ना को कभी ना कोई ना दे. उसे घर वाले जब नहीं दिए थे उसको इतना भाव. टू एंड ओनली. पता है ना स्टोरी. चलो मैं थक गया हूँ बहुत, थोड़ा जल पी लेता हूँ. आप भी जल पियो. अगर यहाँ तक अगर आप मेरे साथ रहे हो तो अपने आप को पैट कर लो. वेरी गुड. और मुझे पता है इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो वन पेज बनाएंगे. और मैं गारंटी मैं अभी लिख के दे रहा हूँ. स्टैम्प पेपर में अभी साइन कर देता हूँ. ये स्टैम्प पेपर है. नहीं, रुक जाओ. ये स्टैम्प पेपर है. यहाँ पे मैं साइन कर देता हूँ. फूकी. और मैं लिख दे रहा हूँ जिसने भी ये लगा लिया पेपर साथ में वन पेज बना लियो जितने भी, यू आर डेफिनेटली क्वालिफाइंग प्रीलिम्स. और जो इस फिराक में है कि पीडीएफ जुगाड़ कर लो यहाँ से, आप पढ़ ही नहीं पाओगे दूसरे का. आप मेरा राइटिंग देखना. किसी ने मुझे सही कहा था पांडुलिपि है सर ये, और बिल्कुल होना भी चाहिए. आपका नोट सिर्फ आप ही पढ़ पाओ, बाकी अगर पढ़ रहे हो तो फिर आप बेवकूफी कर रहे हो खुद के साथ और बाकियों के साथ. अपना नोट्स ऐसा रखो कि भाई बस आप ही पढ़ सको. रुको पानी पी लेता हूँ. पानी से मुझे याद है पानी का पीएच वैल्यू कितना होता है. पानी के आपको कार्ब्स और कैलोरी देता है. चलो. द फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट हैज बीन बिल्ट एट विच प्लेस. यार उस टाइम का करंट होगा. आंसर देख लो यार क्या है, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है. उस वक्त जो होगा दरभंगा ही में था. अच्छा, सारा दरभंगा ही में दिया है. वाह. 101 का. यार कल से मैं ना वो कर दूंगा, सामने रख लूंगा अपना. सामने ही रखा हूँ बट पता नहीं बहुत
हैप्पैज़ार्ड वे में अरेंज है ना इसका आंसर की। 101 का ए है, कैदिराबाद। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे फॉर द ईयर 2019-20 विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम? कौन सा है जिसका सबसे ज्यादा लो कैपिटा पर है? शिवर है। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, ये देखो उस टाइम का डेटा होगा तो इसको अभी नया डेटा से इसको आप अपने नोट्स में शामिल कर देना। ये भी तो अच्छा, ये सब करंट अफेयर्स चला ना, सब करंट अफेयर्स है उस टाइम का, बिहार स्पेशल का है। ये भी करंट है, ये भी करंट है, ये भी करंट है, ये भी करंट है, छोड़ो इसको। बट थीम आइडेंटिफाई करो, क्या क्या थीम पूछ रहा है ये? बीसीसीआई वगैरह से पूछ रहा है, नीतीश कुमार ने क्या लॉन्च किया, कहाँ से किया? बच्चे पढ़े रहते हैं यार, कौन से सांसद ने क्या लॉन्च कर दिया, नहर, नाला, तालाब, क्या क्या पढ़ते रहते हैं बच्चे, और पढ़ाते भी रहते हैं। उनके टारगेट ऑडियंस पता है क्या बोलूं मैं, कुछ भी चलता है। बट आप देखते हो तो इसलिए चलता है। ये सब देखो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में क्या ही बताऊं इसमें। बिहार स्पेशल है इसमें, हाँ बिहार स्पेशल दिख रहा है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया बॉर्डर्स विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार? अब क्या क्या आपको याद आ रहा है? पहले तो मुझे बताओ, पश्चिम बंगाल से 3 डिस्ट्रिक्ट टच होता है, कौन कौन है वो डिस्ट्रिक्ट? कटिहार है, किशनगंज है, एंड पूर्णिया है। ये 3 मुझे याद है कि वेस्ट बंगाल से। झारखंड है, उत्तर प्रदेश से 8 है। 8 का मुझे याद तो, देखता हूँ, ट्राई करता हूँ कितना हो सकता है। झारखंड का बताता हूँ, कैमूर, रोहतास। आप मुझे बताना कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ। औरंगाबाद, गया, नवादा, नवादा के बाद जमुई, बांका हो सकता है। बांका अगर हुआ, भागलपुर हो सकता है, एंड कटिहार हो सकता है। ठीक है, ये सारा झारखंड का हो सकता है। यूपी का देखा जाए तो यूपी में क्या हो सकता है? यूपी में हो सकता है वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, और क्या हो सकता है? बक्सर, अरे यार, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, कैमूर एंड रोहतास। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 8 हो गया ना। और नेपाल से क्या होता है यार? वेस्ट चंपारण हो गया, ईस्ट चंपारण हो गया, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, और एक है किशनगंज हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, चलो याद तो है, शुक्र है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश 8, झारखंड 8। आंसर होना चाहिए डी। 131 का, रुक जाओ, 131 का डी है। नाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राष्ट्र, अरे यार ये सब, अच्छा देख ही लो, आंसर देख लो, इसका आंसर क्या है? आंसर है इसका सी है, अमापल्ली रेलवे स्टेशन। In with reference to mineral production in Bihar, consider the following statement: Rohtas has the highest deposit of pyrites. Rohtas has the highest deposit of pyrites. ठीक है, सही बात है। Limestone is found in Camur, Munger and Rohtas district. Gold district is found in Jamui. ये तो सही है। Limestone is found in Camur, Bhabua, Munger and Rohtas district. Limestone तो इसी में पाया जाता है। Rohtas highest district of pyrites. सारा सही है। Which of the following are correct? D होना चाहिए। More than, यार ये क्या है? More than above 133 का क्या होगा इसका आंसर? फिर 133 का इसने दिया ई। All the statements are correct, but none of the option is correct. ये क्या है? Hence option E is correct and option is objection is rejected. भाई ये क्या कह रहे हैं ये? All the statements are correct, सारा statement correct है, but none of the option is correct. ओम्फो, पता नहीं भाई। समझ लो कि सारा ऑप्शन करेक्ट है, इसका आंसर इन लोग आयोग ने ई दिया है। अब आई डोंट नो भाई क्या है इसका सीन, बता देना कमेंट में क्या है इसका, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सारा तो सही है, और इसमें एक्सप्लेनेशन में, रिमार्क्स में ये लिखा है, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। Hence the answer is E and objection is rejected. ओ भाई मेरा सर चकरा रहा है, नहीं पता मुझे। आप समझ गए, सारा सही था वो स्टेटमेंट। 134 पे आओ। फल्गु एक सीक्रेट रिवर है, फल्गु तो नीलांजन एंड मोहन है, ये तो पता है यार मुझे। 135 पर आओ। इन बिहार टी गार्डन्स वर एस्टैब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? नहीं पता मुझे, इसका आंसर दिया है ठाकुरगंज दिया है, मार्क कर लो। 136 पर आओ। चूज अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार एज पर द असेंडिंग डिकेडल पॉपुलेशन। अब देखो मैं यही बता रहा हूँ, कुछ कुछ चीजें जो एकदम ट्रिवियल चीजें जो मुझे नहीं पता है, स्टिल मेरा कट ऑफ अच्छा खासा नंबर से क्लियर हो जाता है। स्टैटिक मजबूत करो, साइंस हिस्ट्री, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, हिस्ट्री के जो अच्छे अच्छे सवाल है जो बाकी लोग कह रहे हैं वो आप गलत मत करो। ये सवाल देखो बहुत लोगों को नहीं आता होगा, मुझे नहीं आता है, बहुत लोगों को नहीं आता होगा, बट बहुत लोग को आता भी होगा, बट क्या फर्क पड़ता है? ये सवाल अगर सही भी कर लोगे तो बहुत कम 10% जनता ही कर पाएगी ये सवाल। तो आप ये सवाल गलत मत करो बस। अब से डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ मुझे याद है, मधेपुरा सबसे
ऊपर पे है, तो ये मैं मार दूंगा। 136 का बी सही है। विच फूड इंडस्ट्री डोमिनेट्स अमंग द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन बिहार? कौन सा फूड इंडस्ट्री जो डोमिनेट करता है? तो इट इज सीरियल बेस्ड इंडस्ट्री, सिंपल है। और नेक्स्ट पे आओ। एट द एंड इन द एंड ऑफ इट्स माउंटेनियस जर्नी एट अटॉक, अटॉक मतलब वो इंडियन इंडस रिवेज जॉइंड बाय विच? अफगानिस्तान। अरे भाई अफगानिस्तान पीसीएस का एग्जाम दे रहा हूँ क्या? खैबर पख्तूनवा वाला एरिया है ये वैसे मुझे व्लॉग वगैरह देखता हूँ तो मुझे याद है, काबुल नदी वहां बहता है, अमूर दरिया एंड सिर दरिया तो ऊपर बहता है, इसके ऊपर बहता है, काबुल रिवर होगा। 138 का हम्म, थोड़ा सा व्लॉग वगैरह में देखता हूँ ज्यादा, ये ट्रैवल व्लॉग, तो मुझे याद हो जाता। देख कहाँ गया इसका आंसर 138 का? यार बहुत उटपटांग इन लोग देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं। रुक जाओ मैं ढूंढता हूँ 138। 138 141, हाँ 138 सी है, ठीक है, काबुल रिवर सही है आंसर। नेक्स्ट पर आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन इन द वर्ल्ड लॉन्च 1973? प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ट्रोपोस्फेयर? इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर, विच इज करेक्ट। इट इज टॉप मोस्ट लेवल ऑफ एटमोस्फेयर, नहीं, एवरेज हाइट इज इतना, यही होगा, एवरेज हाइट 13 किलोमीटर तो होता है, ठीक है। द सदर्न कॉन्टिनेंट ब्रोकन इनटू पैंजिया इज कॉल्ड गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है। द आर्कटिक रीजन एंड अंटार्कटिक रीजन सिचुएटेड, आर्कटिक रीजन अंटार्कटिका रीजन, आर्कटिक रीजन ऊपर हो गया, अंटार्कटिक रीजन अब नीचे हो गया, नॉर्थ एंड साउथ पोल हो गया। 142 कंप्लीट। 143 पर आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है शेयर कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार? म्यांमार असम नहीं करता है बस, असम काट दूंगा। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश तो करेगा ही। 143 का बी सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट रीजन फ्रॉम अ मरीन बायोडाइवर्सिटी perspective comprising 21 islands with estuaries है, beaches है, forests of the near shore environment, sea grasses, coral reefs देख के नैना देवी तो नहीं होगा, सुंदरबंस में कोरल रीफ है बट उतना ज्यादा नहीं है। मार्शेस एंड मैंग्रोव्स बात कर रहा है तो दो ऑप्शन मुझे लग रहा है, एस्चुरीज एंड बीचेस, एस्चुरीज एंड बीचेस, फॉरेस्ट और द न्यू फॉरेस्ट भी बात कर रहा है, सुंदरबन में फॉरेस्ट तो नहीं है, गल्फ ऑफ मन्नारी होना चाहिए। 144 का 144 बी सही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रीजन टू उत्तर प्रदेश एंड बिहार फॉल एज पर द कोपेन क्लासिफिकेशन? CWG, ये तो पढ़ा होगा आपने। इंडिया नॉटिकल माइन टेरिटोरियल इस 12 नॉटिकल माइन से। अच्छा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, अभी तक अगर जिंदा हो तो मुझे बताना कि इंडिया का कोस्टल लाइन लेंथ बढ़ गया है, कितना हो चुका है, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अभी तक जिंदा हो, क्योंकि आप सवाल देख रहे हो, बहुत मुश्किल सवाल था। इसको अगर आप अभी तक वीडियो देख लियो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करो, ओरियो खा लो एक, और जल पी लो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैली इज रिच इन कोल रिजर्व्स इन इंडिया? कोल रिजर्व के लिए कौन कौन रिच है? महानदी है, दामोदर तो है, मोर देन अबव ही होगा, सोन रिवर भी है, सोन रिवर कह सकते हैं, उसका ट्रिब्यूटरीज बैंक में तो आते ही है, बट महानदी एंड दामोदर के लिए तो आई कैन वाउच। 147 का डी है, मोर देन अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया? बैठे बैठे मेरा कमर अकड़ गया है जल्दी खत्म करता हूँ। उत्तर प्रदेश इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, इट इज अ वेट लूजिंग इंडस्ट्री, बिल्कुल है, ट्रू कह रहा है ना। महाराष्ट्र हैज एमर्ज एज अ लीडिंग, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश बिहार से अलग अब शिफ्ट होकर नीचे जा रहा है, साउथ। ये देखो यूपीएससी में सवाल आया, बीपीएससी या यूपी पीसीएस में इस बार सवाल आया था, शुगर केन इंडस्ट्री क्यों और यूपी कैसे रिवाइव कर सकता है इसको, ठीक है। तो इसका आंसर है डी है, सारा सही है इसमें, समझ में आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे फंडिंग ही नहीं आता ना। इथेनॉल मुझे बताना क्या चीज के लिए यूज होता है इथेनॉल, कैसे हम लोग ब्लेंडिंग करते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ समर देयर आर प्री मानसून शावर्स व्हिच आर अ कॉमन phenomenon in Kerala and the coastal area of Karnataka, locally they are called as, ये बताओ मुझे, मैंगो शावर्स होता है, सिंपल सवाल था। द एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाई लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। चलो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस पेपर, जो बहुत ही मुश्किल पेपर था, मतलब जो सिक्स बीपीएससी के इतिहास में सबसे वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था ये। अगर यहाँ तक आपने पूरा वीडियो देखा है तो अप्रिशिएट करो खुद को। बहुत कम ही लोग, मुझे पता है बहुत कम ही लोग देखे होंगे, ज्यादातर लोग का माइंडसेट वही रहता है, यार मेरे को आंसर बता के बाहर निकल जाओ। अब वैसा माइंडसेट रहेगा तो आप समझ रहे हो ऐसा पेपर में वो कर पाएंगे, फिर वही रोएंगे कि यार पेपर पैटर्न चेंज हो गया, पैटर्न वो हो गया। अब मुझे पता है इसमें भी बहुत सारे ग्रुप में, एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू देम, आप मेरा बात समझते हो, सुनते हो, आपको भी फायदा वो चीज मिल रहा होगा। इसका वन पेज बनाना, खुद के पास रखना, अगर डालना हो तो डाल देना, बट अपने पास रखो, और पूरा 150 पेज का होगा। जैसे इसमें मुझे थोड़ा कम जरूरत पड़ेगा क्योंकि कंसेप्चुअल ज्यादा था तो मैं एलिमिनेट वगैरह कर लिया। मुझे प्रॉब्लम होता है वो सारी चीजें में जिसमें क्या कहते हैं वो आता है, बहुत फैक्ट्स आता है, वो सब में मुझे प्रॉब्लम होता है, बट ये सब में मेरे से बन जाता है ये सारी चीजें। तो मैं अपना वन पेजर अभी देखता हूँ, ये खत्म हुआ है, फिर मैं वीडियो देखूंगा, फिर मैं बना लूंगा अपना वन पेजर।
ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आई विश आप इस बार प्रीलिम्स निकालो एंड मेंस में बहुत अच्छे से हम लोग आपको गाइड करेंगे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।